हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स उन सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा जो आज के युग में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसमें हम एआई प्रोसेस भी सीखेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे, किस तरह से हम अपनी इमेजेस बना सकते हैं, किस तरह से फ्री प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से पेड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स की जानकारी हम अपने इस कोर्स में लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग पहले बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होती हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फ़र्क है। जहां हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। फिर उसके हम एस्पेक्ट देखेंगे बाकी सारे कि किस तरह से हम दोनों को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक बड़ी ग्रोथ दे सकती है। हम इस पूरे सेशन में ये भी देखेंगे कि कौन से हमारे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं और कौन से पेड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं। उन सब की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हम बहुत सारे टूल ऐसे देखेंगे जिनसे हम अपनी मार्केटिंग फ्री में कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप फेसबुक की डिफ़ॉल्ट जो आपका अकाउंट होता है, एक पेज बना के उससे हम लोग फ्री में अपनी ऐड कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप्स क्रिएशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम लेंगे इस सेशन में। ग्रुप्स में किस तरह से काम होता है, किस तरह से हम ग्रुप्स बना सकते हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। इस तरह से हमारे पास ग्रोटल जैसे प्रोडक्ट जो है, जो कि डिफ़ॉल्ट बड़े फेमस हैं ऑनलाइन, उनका प्रयोग कर सकते हैं। इंडिया की स्पेसिफिक मार्केट के लिए तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरह से इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से यूज़ करना है। इसके अलावा इंस्टा में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टा अकाउंट्स को अपनी फ्री मार्केटिंग करने के लिए, वो भी हम यहाँ से देखेंगे कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर पाएंगे। इस तरह के काफ़ी सारे फ्री टूल जैसे कोरा है, लिंक्डइन है और एक्स अकाउंट है। व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सबसे बेहतर जस्ट डायल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे ना केवल इसके एस्पेक्ट, बल्कि हम ये भी देखेंगे किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सारी जानकारी इस पूरे कोर्स में सेशंस में रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग पेड टूल की तरफ जाएंगे तो ना केवल कीवर्ड रिसर्च इत्यादि की जानकारी लेंगे, बल्कि हम लोग किस तरह से फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, किस तरह से हम पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी भी इस पूरे कोर्स में रहेगी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं एक पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और वहीं पे थोड़ी सी आगे हम लोग बिज़नेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं या किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी भी यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा गूगल एड्स किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे, ताकि गूगल या फेसबुक में से जिस भी मोड में आप चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग इस पूरे कोर्स को एआई के साथ बनाने वाले हैं। हम यहाँ चैट जीपीटी को सीखेंगे, किस तरह से चैट जीपीटी के साथ हम लोग आसानी से प्रॉम्प्ट किस तरह से बना सकते हैं और कैसे उसका यूज़ करके हम बेहतर से बेहतर अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। हम ये देखेंगे किस तरह क्या हमें लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किस तरह से एआई हमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है, वो सब कुछ। इसके अलावा फ्री इमेज और वीडियो रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से हमें वीडियो या इमेजेस मिल सकती हैं जिनका यूज़ हम अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में कर सकते हैं। वहीं पे हम कैनवा का यूज़ करेंगे अलग अलग तरह की इमेजेस बनाने के लिए, अलग अलग तरह की सोशल मीडिया वीडियोस बनाने के लिए। इसकी पूरी ट्रेनिंग भी हम इस सेशन में देखेंगे और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी हम एआई का यूज़ करेंगे। हम साथ में ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पोस्ट या पेज को किस तरह से चैट जीपीटी जैसे टूल के साथ डायरेक्टली बना सकते हैं और किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ना केवल फ्री मार्केटिंग बल्कि पेड मार्केटिंग में किस तरह से चैट जीपीटी का यूज़ किया जा सकता है और किस तरह से हम इमेजेस या अपने टेक्स्ट या अपने लिए जो भी हमें स्पेशल करैक्टर्स लिखवाने हैं, वो सब हम इस पूरे के पूरे कोर्स में देखेंगे। ये कंप्लीट कोर्स करते ही आपके पास पूरा नॉलेज होगा, जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए या किसी दूसरे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग को कर पाएँ, वो भी एआई की सहायता के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग करते किसके लिए हैं, क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा बिजनेस क्या है। बेसिकली एक बिज़नेस होता क्या है, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग करेंगे तो किसी ना किसी बिज़नेस के लिए करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आया है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है जिसमें आप गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर को देते हैं पैसे के बदले में। इसको आप ऐसा समझें कि आप कोई दुकान खोल लेते हैं और आप कोई चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़े वगैरह, तो वो एक बिज़नेस कहलाएगा। या आप एक सर्विस देना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए सैलून का सर्विस है या एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस है, तो ये सर्विस कहलाएगा। तो बिज़नेस जो है उसमें
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप कस्टमर की नीड को समझते हुए एक सॉल्यूशन देते हैं। वो सॉल्यूशन दो चीज़ों में हो सकता है, या तो गुड्स हो सकते हैं या सर्विसेज हो सकती हैं। गुड्स यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल आपको, किराना की आइटम्स हैं, कपड़े हैं, ये सब गुड्स कहलाएंगी। मोबाइल फ़ोन अगर आप बेचते हैं। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज वो सुविधाएं हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आप उनको अपनी एक सर्विस के रूप में देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई हेयर सैलून है, आप कोई डिजिटल मार्केटिंग ऑफ़र करते हैं, कोई कंसल्टेंसी ऑफ़र करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बिज़नेस का पार्ट रहती हैं। बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को देखते हुए एक सोल्यूशन देते हैं और इसकी वजह से वो कस्टमर आपको पैसे देता है। इस तरह से आप अपने बिज़नेस में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करूँ तो बिज़नेस में दो ही चीज़ें हैं, प्रोडक्ट और सर्विस। इस चैप्टर को समझाने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि बेसिकली जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है हमारा, इससे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग जब करेंगे प्रैक्टिकली तो हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी टर्म्स के लिए हम किस तरह की मार्केटिंग का प्रयोग करने वाले हैं। तो मैंने जैसे बताया व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक टेंजिबल आइटम है, ऐसी चीज़ जो दिखाई देती है, जिसे आप बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये फिजिकल रहती है। जैसे एग्जांपल स्मार्टफोन है, पैकेज्ड फूड है, क्लॉथिंग है, आपकी कोई कूलर की दुकान है, कोई एसी की दुकान है, आप टीवी बेचते हैं, ये सब आइटम्स प्रोडक्ट्स कहलाते हैं जो दिखाई देते हैं। और अगर सर्विस की बात की जाए, सर्विस एक ऐसी सुविधा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन कस्टमर को आप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे कि एक टीचर है वो अपना एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है, एक डॉक्टर है वो अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकता है, एक आपके पास वकील है वो अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस, असिस्टेंस या सोल्यूशन एक सर्विस के रूप में दे सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन है, हेयर स्टाइलिंग है, क्लाउड स्टोरेज है, ये सब सर्विस का पार्ट है। तो एक बिजनेस दो चीज़ों पे खड़ा होता है मुख्यतः, जैसे प्रोडक्ट या सर्विस। अब आप हो सकता है कि कोई बिज़नेस ऐसा हो जो दोनों तरह की सुविधाएं दे रहा हो, लेकिन कुछ मोटे मोटे तौर पे बिज़नेस दो में से एक चीज़ों की सुविधा दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर या सर्विस सेक्टर। हमें अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा या अपनी सर्विस के बारे में पता होगा, तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टारगेट किस तरह से अचीव करना है। क्योंकि प्रोडक्ट के फीचर्स को स्पेसिफाई करना या उसकी जानकारी देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब आप मार्केटिंग करते हैं। और जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिजिटल माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है, तो उस समय आपके पास अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल होनी चाहिए। इसको एग्जांपल ले लें कि अगर आप स्मार्टफोन ही बेचते हैं ऑनलाइन, तो आपको उसके हर एक फीचर का पता होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में एक बात ये भी ध्यान रखने वाले हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं पहले से, तो ऐसे में आपको उनसे आगे बढ़ना कैसे है, उनसे बेहतर ऐड कैसे लगाना है, उनके प्रोडक्ट के बदले अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से कैसे पेश करना है, वो भी तरीका आपका, जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ उसकी जानकारी भी लेंगे किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। और जब सर्विस की बात करते हैं, जब हम कोई सर्विस ऑनलाइन देते हैं या आप डायरेक्ट भी कोई सर्विस दे सकते हो, जैसे कि आपकी शॉप है वहाँ पे कुछ सेलिंग सर्विसेज हैं, या आप ऑनलाइन को डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन देते हो, तो ऐसे प्रोसेस में आपको सर्विस देते समय जब आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लोगे अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे आपको अपनी सर्विस की पूरी जानकारी किस तरह से शो करनी है, कैसे आप अपनी बात को अपने कस्टमर्स तक लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि आपकी बिज़नेस की तरफ वो आगे बढ़ सकें। अब मैं अगर आपको ये बात करूं कि ये प्रोडक्ट और सर्विस दो ही सेक्शन है जिस पे हमें पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग करने का फ़ायदा मिल सकता है। अब ये अलग बात है कि प्रोडक्ट जो है कई बार हम लोग दुकान में बेचते हैं, कई बार ऑनलाइन बेचते हैं। जब ऑनलाइन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो ज़्यादा जुड़ा रहता है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग आपकी शॉप के लिए भी अवेलेबल रहती है, और अगर आपका कोई ऑनलाइन वेबसाइट है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, यानी कि आप दोनों तरह से डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से सर्विस है, अगर आपकी कोई दुकान है, आप लोकल कोई सर्विस देते हैं तो उसका आप अपनी ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स ज़्यादा आ जाएं आपकी दुकान पे। और अगर आपको लगता है कि कोई ऑनलाइन सर्विस आप ऐसी दे सकते हैं जिससे आप, जैसे टीचिंग है, जैसे कंसल्टेंसी है, जिससे आप लोग आपसे जुड़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट ले पाएँ, तो वैसे प्रोसेस के लिए भी आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, क्यों ना हम कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मेरे पास यहाँ कुछ साइट्स ओपन हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। तो स्मार्टफोन एक प्रोडक्ट है। तो अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्मार्टफोन बनाती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है, Xiaomi है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, एप्पल है, रियलमी, ये सब कंपनीज फ़ोन को बनाती हैं। तो यानी कि ये प्रोडक्ट बनाती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक टेंजिबल, एक दिखाई देने वाली आइटम रहती है। तो ऐसे प्रोसेस में आपके पास स्मार्टफोन जो है दिखाई देता है और आप ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। तभी जब कोई नया फ़ोन आता है तो वो कहते हैं कि एक नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो गया है। मैं इन वर्ड्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ बार बार, प्रोडक्ट का, सर्विस का, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो डिजिटल मार्केटिंग करते समय कि हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं या अपनी किसी सर्विस की मार्केट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया स्मार्टफोन ब्रांड है, इसी तरह से टीवी ब्रांड है। तो टीवी बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, जैसे LG है, सैमसंग है, सोनी है। तो ये जितने भी कंपनीज हैं ये एक अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि टीवी। तो टीवी एक प्रोडक्ट है, मोबाइल एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये कंपनीज टीवी बनाती हैं। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपका टीवी दूसरी कंपनी से बेहतर कैसे है, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। और अगर आप अपनी चीज़ें ढंग से नहीं बता पा रहे तो कस्टमर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ले लेगा। तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है बढ़ जाएगी, हो सकता है उसका लाभ ना मिले। तो क्यों ना हम हर चीज़ को बारीकी से सीखें, ताकि जब हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें एक अच्छे मार्केटिंग प्लान के साथ, तो वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के सभी फीचर्स की जानकारी अच्छी तरह से दें, अपने कंपटीटर्स को ध्यान रखते हुए। इन सब चीज़ों में मैं बात करूंगा आने वाले सेशंस में, लेकिन अभी जो मैं मोटा मोटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विस में फ़र्क क्या है। इसी तरह से मैंने यहाँ AC ब्रांड्स की बात की। बहुत सारे AC ब्रांड्स हैं इंडिया में। मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। डाइकन है, गोदरेज है, लेलॉयड है, जनरल है। तो इस तरह के ये कंपनीज जो प्रोडक्ट बेचती हैं वो AC है। तो अभी हमने 3 प्रोडक्ट देखे हैं। स्मार्टफोन जैसे कि Xiaomi, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सब ब्रांड्स जो हैं स्मार्टफोन बेचते हैं। टीवी ब्रांड्स, टीवी प्रोडक्ट एक अलग प्रोडक्ट है, जो कि जैसे LG, सैमसंग जैसी कंपनियां हैं। AC ब्रांड एक अलग प्रोडक्ट है। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बड़े ढंग से बड़ी नॉलेज रखूँगा और सब चीज़ों को वर्कआउट करूँगा, तभी मैं अपनी बात अपने कस्टमर तक पहुँचा पाऊँगा। इसी तरह से यदि आप बात करें सर्विस की, अब सर्विस की बात करते हैं। सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आपसे वो चीज़ ली जा रही है और कहीं ना कहीं उसके बदले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। तो अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग ये खुद भी एक सर्विस है। आप ऑनलाइन किसी के लिए मार्केट करते हैं तो वो एक सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं या आपको पता है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब काफ़ी सारे लोग हैं जिनको टैक्स के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। GST एक ऐसा टैक्स है इंडिया में जहाँ कुछ ना कुछ नया नया अपडेट आता ही रहता है। तो अगर कस्टमर को कोई कंसल्टेंसी यानी कि कोई सर्विस चाहिए तो कहीं ना कहीं वो आपसे जाके जुड़ेगा और फिर आप उसको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। मैं फिर से बता दूं, मार्केटिंग ऑफलाइन के लिए भी हो सकती है बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं। अगर आप दुकान वगैरह खोल के रखे हुए हैं तो वो आपका ऑफलाइन बिजनेस कहलाएगा। लेकिन ये वही चीज़ अगर आप किसी को बैठे बैठे कंप्यूटर या वेबसाइट के साथ किसी दूसरे शहर में अपने ऑनलाइन माध्यमों से देना चाह रहे हैं तो वो एक ऑनलाइन सर्विस कहलाएगी। इसी तरह से टीचिंग सर्विस है एक तरह से। आप जब टीचिंग की बात करते हैं तो अभी आज की डेट में तो काफ़ी सारे लोग अपनी प्रोग्राम बनाते हैं, अपने कोर्सेज बनाते हैं और उसे ऑनलाइन सेल्स करते हैं। तो वो एक सर्विस की तरह सेल करते हैं। और अगर आप देखें तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक सर्विस से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो टीचर भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से सैलून की सर्विसेज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। सैलून जो सर्विस है वो एक दुकान पे दी जाने वाली सर्विस है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे प्रोसेस में सैलून वाला भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जो सैलून सर्विस है उसमें एक लोकल सेगमेंट के लोग ही आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर तो कोई नहीं जाएगा अपने बाल कटवाने के लिए। तो सैलून एक सर्विस है, लेकिन इसके लिए भी लोग आपके पास आएंगे। और अगर आप मार्केटिंग करते हो तो अपने एक छोटे से एरिया जिसमें आप रहते हो, जहाँ आपकी दुकान है, जहाँ आपने इस्टेब्लिश करा है पूरा बिजनेस, वहीं पे आप मार्केट उसको कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैंने अब आपको बिजनेस क्या है,
फिर प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है उसकी पूरी जानकारी दे दी है। हम जब अपनी इस डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स में बात करेंगे आगे, तो उसमें समझेंगे कि प्रोडक्ट को जब हम मार्केट करेंगे तो किस तरह से बताना है, सर्विस को मार्केट करेंगे तो किस तरह से बताना है। हम ये दोनों चीज़ें लेके चलेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत। पिछले सेशन में जहां हमने देखा बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है, इन सब चीज़ों की बेसिक सी जानकारी हमने ली। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली मार्केटिंग जो है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आप अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो जानकारी कस्टमर तक लेके जाते हैं ताकि वो आपके पास आए या आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो ये एक तरह से मार्केटिंग रहती है। मार्केटिंग बेसिकली दो तरह से रहती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग है। मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे ये ऑफलाइन तरह की मार्केटिंग रहती है, ऑफलाइन चैनल्स के साथ। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम पहले से देखते आए हैं कि अगर आपको अपनी किसी दुकान की मार्केटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? आपने फ्लैक्स लगा दिया, आपने बोर्ड लगा दिए, आपने बैनर्स लगा दिए, पोस्टर्स लगा दिए, आपने टीवी पे ऐड दे दी, रेडियो पे ऐड दे दी, जो लोकल केबल टीवी है उस पर ऐड दे दी। तो एक तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक तरह से एक पुराना और एक ट्रेडिशनल वर्जन है जो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे, आप अपने पास आसपास के दुकानों के पोस्टर्स, बैनर्स या उनके बारे में लिखा मिलेगा। जो शहर की मशहूर दुकान होती है उसकी जानकारी आपको काफ़ी सारी दीवारों पे पता लग जाती है, क्योंकि लोग पहले से वॉल पेंटिंग्स वगैरह करवाते हैं। तो ये पुराने से मेथड हैं, लेकिन अब अगर इनकी की फीचर की बात की जाए तो टेंजिबल और फिजिकल नेचर में रहते हैं। आपको पोस्टर देना पड़ेगा, पैम्फलेट देना पड़ेगा, आपको लिखवाना पड़ेगा किसी दीवार पे। और इसमें एक समस्या रहती है कि लोकेशन स्पेसिफिक रहते हैं। अब लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल, मैं अम्बाला से हूँ तो अम्बाला में मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की ऐड कर सकता हूँ। तो वो जो ऐड रहेगी, बैनर लगा दिए, फ्लैक्स लगा दिए, मुझे पता है कि मेरा अगर इंस्टीट्यूशन भी है तो 5 से 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम बच्चे आएंगे। 50 किलोमीटर वाले बच्चे मेरे पास क्या करने आएंगे? वो दूर पड़ जाएगा। तो मेरा जो एरिया है एक स्पेसिफिक एरिया है। और दूसरी बात है हार्डर टू स्केल, मैं बढ़ा नहीं सकता ज़्यादा। मान लीजिए मैं अम्बाला से काम कर रहा हूँ और मान लो मुझे चंडीगढ़ का स्टूडेंट चाहिए, चंडीगढ़ में ऐड लगाऊंगा तो फ़ायदा ही नहीं होगा मुझे, ना वो स्टूडेंट आएगा ना बेनिफिट होगा। तो हार्डर टू स्केल भी रहता है, ना आप अपने बिजनेस को उस तरह से स्केल कर पा रहे हो, ना ही आप उस तरह से अपने मार्केटिंग को स्केल कर पा रहे हो। इसके अलावा आपके पास ये ज़रूर रहता है कि लोकल ऑडियंस जो आपकी रहती है वो मास ऑडियंस रहती है, वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होकर जल्दी आपके पास कन्वर्ट हो जाती है और वो आपके पास दुकान वगैरह या अगर कोई ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन है तो लोगों का भरोसा आप बड़ी जल्दी पा लेते हैं और लोग आपसे इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जल्दी जुड़ जाते हैं। और यही अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो क्योंकि यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन एक माध्यम है अपनी मार्केटिंग का, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का, अपनी सर्विस की मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, डिजिटल चैनल्स पे लेके जाते हैं। पहले से आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी तरह से दे पाएँ, तभी तो कस्टमर आएगा। आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दोगे तो कस्टमर क्यों आएगा? तो डिजिटल मार्केटिंग इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रहता है जब आप अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं और आप कहीं ना कहीं उसको सर्विस या प्रोडक्ट दोनों तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक तरह से ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मोड है। अब मैंने जैसे बोला डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके लिए डिजिटल चैनल्स हैं। आप अपनी जानकारी कैसे दोगे सामने वाले को? आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप अपनी वेबसाइट का नाम रख के एक वेबसाइट बना सकते हो। इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है और हम लोग कुछ टेम्पलेट्स भी आपको ऑफर करेंगे जिसमें आप आसानी से अपनी वेबसाइट बना पाओगे। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कैसे यूज़ कर सकते हो आप, जैसे फेसबुक, इंस्टा का किस तरह से यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। सर्च इंजन्स हैं, ईमेल हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल मार्केटिंग को आसान बनाती है और कहीं ना कहीं आप सामने वाली जो ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, वहाँ तक आप जा सकते हो। अभी सब चीज़ों की जानकारी लेंगे हम बारी बारी से, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का तरीका ही यही है कि आप उन लोगों तक जाएं जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे मैं कोई कोर्स बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए यही वाला कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स। मुझे किन को बेचना है? मुझे बिजनेसमैन को बेचना है, मुझे उन टीचर्स को बेचना है जो पढ़ाते हैं, मुझे उस स्टूडेंट्स को बेचना है जो देखना चाहता है उसे। तो अगर मैं इस मार्केट में हूँ
तो मुझे पहले से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मुझे अपना कोर्स ऑनलाइन लेके जाना है और किस तरह से उसे बेचना है। जब बेचने की बात करूँगा तो उसके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैं जानकारी को अपनी साइट पे, अपनी मेल पे, सर्च इंजन्स में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर रहता है कि आपका यहाँ ऑनलाइन रहता है और डेटा ड्रिवन, यानी कि डेटा पे आधारित रहता है। स्केलेबल है ये, आप आसानी से इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस कर सकते हैं अपने घर से बैठे बैठे ही। यही डिजिटल मार्केटिंग की पावर है। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। आप इसका मतलब कैसे समझिएगा, आप एक सपोज करें फ़ोन बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको फ़ोन किसे बेचना है? उस व्यक्ति को जो अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं, नया फ़ोन लेना चाहता है। इस तरह के क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियाँ आपकी मदद करती हैं। उनके पास पहले से ही करोड़ों लोगों का डेटा है, उनकी जानकारियाँ हैं। तो जब आप उनके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस में जाते हो तो आपको इन चीज़ों का बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप डायरेक्ट भी मार्केट कर सकते हो कहीं ना कहीं, और जब आप इन माध्यम का प्रयोग करते हो जैसे फेसबुक और गूगल, तो काफ़ी सारा डेटा वहाँ रहता है और आप उसका यूज़ कर पाते हो। तो प्रिसाइज टारगेटिंग का मतलब ये था कि वो कस्टमर जिस तक वो ऐड जाना चाहिए वहीं पे वो जाए। एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल बेचना है और मोबाइल बेचने के लिए मैं मोबाइल के लिए ऐड लगा देता हूँ, लेकिन अगर किसी को टीवी लेना है और मेरी ऐड उसको दिखाई देगी तो हम दोनों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे मोबाइल बेचना है और सामने वाले को टीवी लेना है। तो प्रिसाइज टारगेटिंग का मतलब है मेरी ऐड वहाँ जानी चाहिए जहाँ पे सामने वाले को मोबाइल लेना है। ये हम सब चीज़ें आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो इस तरह से प्रिसाइज टारगेटिंग को पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट करके हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से सामने तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कुछ फ़र्क है। मैं इनका एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, इसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। अब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मेन डिफरेंसेस समझते हैं, किस तरह से ये चीज़ें दोनों काम करती हैं। ये बताने का रीज़न क्या है, आपको पता रहना चाहिए कि हमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, किस तरह से अपन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने एग्जैक्ट क्लाइंट तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास एस्पेक्ट्स में मीडियम। जो मीडियम रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल जैसे टूल्स और ईमेल इत्यादि का प्रयोग करके आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। टारगेट ऑडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जब देखिए अब आप कोई फ्लैक्स लगा दें मार्केट में तो वो सब देखेंगे। आपको सपोज करो आपको एक टीवी बेचना है, सपोज करो आपको एक मोबाइल बेचना है, सपोज करो आपको एक मोबाइल बेचना है। अब एक फ्लेक्स लगा दीजिए कि ये मेरी दुकान है और यहाँ से मैं मोबाइल बेचता हूँ। लेकिन अब जो लोग सामने देख रहे हैं उनको मोबाइल की ज़रूरत है या नहीं है, वो उन सब के लिए अवेलेबल है ऐड। अब मुझे टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, लेकिन मेरे पास वो बैनर लगा हुआ है। अब वो बैनर एक खास जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे वो लोग जब जाते हैं तो वही वो लोग देख पाएंगे। तो एक ब्रॉड और जनरलाइज ऑडियंस आपकी वहाँ बैठ जाएगी, यानी कि आपको जो ऐड जहाँ तक पहुँचानी है अब शायद नहीं पहुँचा पाए। बहुत सारे लोग आपसे क्वेरी करेंगे, बिना वजह की क्वेरी भी कर लेंगे। आपका बोर्ड देखते ही बोलेंगे चलो रेट ही पता कर लेता हूँ। तो एक ब्रॉड ऑडियंस बन जाती है। उसमें से कई बार वो ऑडियंस आपके काम की नहीं भी रहती। 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन मोबाइल कोई नहीं लेगा। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये 3 टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके आधार पे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। इन टर्म्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके लिए हम अलग से सेशन में जानकारी लेंगे। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन और प्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से आपके पास ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप फ्लैक्स लगाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप बैनर प्लेस करेंगे कहीं पे तो वहाँ रेंट भी देना पड़ेगा और अलग से बैनर का कॉस्टिंग भी रहेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग की खास बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। कई प्रोसेस या कई ऐसी हमारे पास कंपनियां रहती हैं या कई ऐसे सोर्सेज जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहाँ पे पे पर क्लिक एड्स रहती हैं। जब क्लिक करेंगे तो ही पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना। तो इस तरह से कोई लीड आ रही है तो पैसा दो, नहीं तो मत दो। और कई जगह पे आप अपनी इफेक्टिव वे से, कॉस्ट इफेक्टिव वे से अपनी मार्केटिंग को आसानी से कर पाते हैं। और भी ऑनलाइन ऑप्शन रहते हैं, आप फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हो और पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितना आपका बजट है या कितने आप एफर्ट उस पर लगाना चाहते हो। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपके डिजिटल मार्केटिंग में बने रहते हैं। एक रीच की समस्या रहती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आप जियोग्राफिकली बाउंड्रीज में बन जाते हो। मैं अम्बाला से हूँ तो मैं अगर इंस्टीट्यूशन है मेरा तो मेरे पास अम्बाला तक के ही स्टूडेंट आ सकते हैं, मेरे पास अम्बाला तक के स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच बैठ जाती है। अगर मैं
ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूं और अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दूं तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को बड़ी आसानी से पढ़ा सकता हूं। तो जियोग्राफिकली जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं वो हट जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग करते समय। इसके अलावा एंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। वन वे कम्युनिकेशन रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। मतलब अगर आपने फ्लैक्स लगा दी तो सामने वाले ने पढ़ लिया, अब उसके विचार क्या थे ये आप नहीं जान पाए। मान लीजिए आपने एक मोबाइल की ऐड लगाई मोबाइल बेचने के लिए, सामने वाला जो है वो हो सकता है किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, कोई अपना बिजनेस करता हो, किसी कंपनी का कोई बॉस हो। अब उसको मोबाइल चाहिए नहीं चाहिए वो आपसे कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता। आपने नंबर तो डाल दिया है, बहुत ज़्यादा होगा वो नंबर मिला के तब बात करेगा, तो आपसे बातचीत शुरू होगी। लेकिन खुद में वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वन वे कम्युनिकेशन ही है। पोस्टर या बैनर कुछ उसको जितना बताना चाहते हैं उससे ज़्यादा नहीं बता पाते, ना वो पूछ पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको आपसे जुड़ना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक टू वे इंटरेक्शन है। टू वे इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ है एक तरह से कि अगर आप इसको ध्यान से समझें तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक सर्वे कर लिया, मान लीजिए एग्जांपल, या मान लीजिए कमेंट्स मुझे मिल गए मेरी किसी ऐड पे, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने मेरे से चैट कर लिया, तो एक टू वे इंटरेक्शन है, साथ साथ क्लाइंट आपसे बात कर पा रहा है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल रहता है, जब क्लाइंट आपसे बात कर पा रहा है तभी तो कन्वर्ट होगा, आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करोगे तो आगे चलेगा वो। इसी तरह से कैंपेन परफॉर्मेंस जो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्टिंग रहती है वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। और डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज़ पहले से तय है। आपके पास दो बड़ी कंपनियां जो डिजिटल मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म्स में है, गूगल और फेसबुक, ये कुछ इस तरह के टूल देती हैं जिसमें आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपकी ऐड कितने लोगों तक गई, उन लोगों ने आपकी ऐड को लाइक किया या फॉलो किया उन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है जिसने ऐड देखी उसने फॉर्म वगैरह भरा। इतने सारे टूल देती हैं कंपनियां कि आपके बड़ा आसान हो जाता है सब चीज़ें मैनेज करना। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने एक बार लॉन्च कर दी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस, आपने बैनर छपवा दिए, फ्लैक्स छपवा दिए, अगर कुछ चेंज करना तो आप अटक जाते हो वहाँ पे, क्योंकि कॉस्टिंग तो डबल हो जाएगी वहाँ पे। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में टाइम सेविंग रहता है, आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपने एक बैनर बनाया, अब आपको लगता है कि ठीक है बैनर में मैं एक चीज़ डालना भूल गया, कुछ फ्री गिफ्ट से डालना भूल गया, दोबारा बना लो, दोबारा भेज दो, तो सामने वाले को भी आसानी से पता लग जाएगा। जबकि ये चीज़ें करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बड़ा मुश्किल था। एग्जाम्पल्स इसमें जैसे टीवी कमर्शियल्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, सोशल। अब जबकि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम कहाँ मार्केट करेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे लोग टाइम बिताते हैं। जैसे व्हाट्सएप अपनी मार्केटिंग देता है, सोशल मीडिया अपनी मार्केटिंग देता है, जैसे फेसबुक, इंस्टा जैसे चैनल्स, गूगल अपनी मार्केटिंग देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑनलाइन चैनल रहते हैं, ईमेल कैंपेन हम चला सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल रहते हैं। एनालिटिक्स में अगर आप बात करें तो क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है, लोकल है या एक लिमिटेड स्कोप तक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जबकि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सबसे बड़ा अच्छा फीचर क्या है? एक कस्टमर के सामने एक ऐड आ गई, उसने देखा ऐड को, अगर वो इंटरेस्टेड है तो एक फॉर्म सा भर देगा। अब जब फॉर्म भरेगा, अब वो फॉर्म आपकी वेबसाइट पे भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है, गूगल पे भी हो सकता है, आप उसका कोई ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हो। अब साथ के साथ कस्टमर ने फॉर्म भरा, साथ के साथ कस्टमर ने फॉर्म भरा, साथ के साथ आप पे क्वेरी आई, आपने बैक कॉल ली, आप दोनों जुड़ गए। एक तरह से रियल टाइम इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है पर्सनलाइज्ड में जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, जबकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, आप बार बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका कोई चीज़ बेहतर हो जाती है, आपका प्रोडक्ट का आपको समझ आ जाती है और आप अपनी चीज़ें सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रहती है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शन ये भी रहता है कि हम टारगेट करके ऑडियंस से काम करवा सकते हैं, यानी कि हम तो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमारी ऐड जो है सही लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसको कंक्लूड किया जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक इफ़ेक्टिव और लोकल ऑडियंस को टारगेट करने का बड़ा अच्छा माध्यम है, पर इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि आप प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट कस्टमर को कई बार टारगेट नहीं कर पाते। दूसरा, स्केल करना मुश्किल हो जाता है, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है आपके क्लाइंट्स आपके साथ ना आ पाए। एक इंटरएक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है कि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उस तरह से अवेलेबल नहीं रहती। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस रहती हैं, यानी कि किस प्रकार के कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो टारगेट रीच रहती है, जो आज के युग के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से सबसे बेहतर है। आज की डेट में सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं,
सभी के पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं से कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट रहता है। आने वाले से अगले सेशन में हम बात करेंगे उन 3 टॉपिक की जो मैंने पीछे छोड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट जो हैं, डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगले सेशन में मैं इसकी बात करता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी ली। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक लोकल मार्केटिंग करता है, लोकल एक तरह से आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करते हो अपनी बात पहुँचाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम के साथ अपनी जानकारी दूर तक लेके जा सकते हो। मैंने 3 टर्म्स डिफाइन की थी, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट। इन तीनों के बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। रीज़न, क्योंकि ये 3 चीज़ें बड़ी बेसिक रहती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में। अगर आपको इन 3 चीज़ों की जानकारी रहती है, अपने बिजनेस के साथ इसे जोड़ के आप आसानी से डिजिटल मार्केटिंग कर पाते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास सबसे पहला जो कैटेगरी है वो डेमोग्राफिक्स है। अब डेमोग्राफी का क्या मतलब है? डेमोग्राफी का मतलब है पर्सनल डेटा। जिस व्यक्ति पे आप अपनी ऐड लेके जाना चाहते हैं, जिसको आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ऐड दिखाना चाहते हैं, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन लेवल, जॉब रोल, मैरिटल स्टेटस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि पर्सनल डेटा है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये जानकारी अवेलेबल रहती है तो बड़ी आसानी से आप अपनी ऐड को उस व्यक्ति को दिखा पाते हैं। इसको आप ये ले लें कि जैसे एक एग्जांपल है, एक शैम्पू की सर्विस है, ज़्यादातर महिलाएं यूज़ करती हैं, तो वहाँ पे एज ग्रुप मैटर कर सकता है। 18 से 65 साल तक की महिला, इवन बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। जेंडर, फीमेल टारगेट है तो फीमेल की बात करेंगे। लोकेशन, हो सकता है आप खास जगह के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अम्बाला में, तो चंडीगढ़ के लोग, लड़कियों को या चंडीगढ़ की महिलाओं को ये टारगेट करके देना चाहता हूँ। उनका इनकम लेवल क्या है, अगर मुझे ये जानकारी मिल जाएगी तो मुझे बेनिफिट ये हो जाएगा ये जानना कि क्या वो शैम्पू ले पाएंगे। अब शैम्पू तो बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं इसी को ले लेता कि फ़ोन के रूप में ले लेता, और कोई ऐसा फ़ोन, स्पेसिफिक फ़ोन है, प्रीमियम फ़ोन है जो सिर्फ लड़कियों या औरतों के लिए ही बनाया गया है, तो क्या वो औरतें ले पाएंगी? जिनका इनकम प्रोसेस अच्छा होगा तो वो ले पाएंगी। तो अगर मेरे पास ये जानकारी रहेगी तो मैं उस तरह से अपने चीज़ों को टारगेट कर सकता हूँ। एजुकेशन लेवल क्या होगा उनका, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा अच्छी पोस्ट में होंगे तो ले पाएंगे। जॉब रोल क्या होगा, मैरिटल स्टेटस क्या होगा। तो अगर आपके पास इन चीज़ों की जानकारी रहती है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। दूसरा है बिहेवियर। बिहेवियर कैटेगरीज का मतलब ये है कि एक तरह से एक जो कस्टमर है या एक व्यक्ति जिस पे आप अपनी ऐड लेके जाना चाहते हो, उसका बिहेवियर कैसा है। क्या उसने पहले कभी परचेज़ किया है ऑनलाइन? क्या वो वेबसाइट्स पे विज़िट करता है, यानी कि ऑनलाइन कुछ काम करता है तो क्या वो प्रोडक्ट का, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो उसका वो यूजेज करता है पहले से? क्या पहले से किसी प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ? जैसे मान लीजिए मैं टीवी की ऐड करना चाहता हूँ। अब टीवी की जब मैं ऐड करूँगा तो नॉर्मल सी बात है कि एग्जांपल ले लेते हैं एलजी टीवी, सामने वाला सैमसंग को यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं वो सैमसंग को प्रेफर करता है इसलिए। और अगर मैं एलजी का दे रहा हूँ तो कुछ स्पेसिफिक ऑफर बता के भी ये चीज़ बेहतर है और इस तरह से बेहतर है, मैं अपनी जानकारी वहाँ तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन ये जानकारी मेरे पास होनी तो चाहिए कि उसके पास कौन सी चीज़ें हैं या किस तरह से वो चीज़ें यूज़ कर पा रहा है। तो उसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर वहाँ पर जुड़ जाते हैं। ऐप के इंटरेक्शन के पैटर्न्स क्या है, उसके किस तरह से वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को वो फॉलो करता है। तो कुल मिला के अगर ये जानकारी रहेगी, वो पहले से परचेज़ करता रहा ऑनलाइन, तो मेरा बड़ा अच्छा क्लाइंट बन सकता है वो। फिर वो टीवी का शौक़ रखता है, आजकल टीवी ढूंढ रहा है, मान लो उस पर टीवी नहीं है तो टीवी की वो एड्स को सर्च करता है, तो फिर मेरे लिए एक पोटेंशियल कस्टमर है वो। और अगर उसको एलजी टीवी पसंद आ जाता है तो मेरा वो फाइनली कस्टमर बन जाएगा। बिहेवियर आपको ये बेनिफिट दे देता है, कस्टमर की जानकारी को आप तक पहुंचा देता है, जिससे आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। इंटरेस्ट, हर व्यक्ति की कुछ हॉबीज़, कुछ इंटरेस्ट, कुछ अपने मनपसंद चीज़ें रहती हैं। जैसे कुछ लोग फिटनेस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, सुबह शाम जिम जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स में जैसे खेलने में, कुछ म्यूज़िक सुनते हैं ज़्यादा, कुछ टेक्नोलॉजी की बातें ज़्यादा करते हैं, कुछ ट्रैवल ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारी आपके पास रहती हैं फील्ड्स जिसमें लोग अलग अलग तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। अब इसको ऐसे ले लें कि मान लीजिए मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, अब मेरे पास कोई ऐड क्रिकेट की आ रही होगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उस ऐड का, क्योंकि मैं तो बैडमिंटन खेलता हूँ। तो अगर आपको किसी सामने वाले का इंटरेस्ट पता हो और आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड उसको शो करवाओ, तो कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल कस्टमर की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो आपसे परचेज़ करेगा, चाहे अभी परचेज़ कर ले या फ्यूचर में परचेज़ कर ले। तो ये 3 चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट। मैंने इसलिए बताई हैं कि ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगी।
आप बड़े आराम से इस पूरे प्रोसेस को समझें, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे उनमें ये टर्म्स यूज़ होगी जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे जाएंगे। फेसबुक है, गूगल है, दोनों लगभग इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट के रूप में, और सारा डेटा उनके पास पहले से ही फीडअप रहता है। आप जब कोई प्रोडक्ट की ऐड लगाएंगे या सर्विस की ऐड लगाएंगे तो वो ऐसे गो थ्रू होकर चैनल के साथ जाएगी जिसमें डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट को हम तय कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे फेसबुक की ऐड कैंपेन पे मैं तय कर सकता हूँ कि मैं कौन सी एज को अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं ये भी तय कर सकता हूँ कि क्या उसने पहले कभी कोई प्रोडक्ट लिया है। मैं उसका इंटरेस्ट वाइज भी उसको टारगेट कर सकता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने ना कॉलम वाइज रख दिया है डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर और इंटरेस्ट को। सबसे पहले एस्पेक्ट क्या है, फोकस, हमारा फोकस किस चीज़ में है, यानी कि डेमोग्राफिक्स क्यों, वो पीपल आर, लोग कैसे हैं, कौन है, क्या एज है, क्या उनका काम है, क्या एजुकेशन है, ये जानकारियाँ आप डेमोग्राफिक से ले सकते हो। बिहेवियर, लोग करते क्या हैं, क्या वो परचेज़ करते हैं पहले से, क्या वो खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को, क्या वो चीज़ों को समझ पाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उनका बिहेवियर कैसा है। एक तरह से जो लोग पहले से परचेज़ करते हैं वो मेरे लिए बड़े अच्छे क्लाइंट रहेंगे, और जो पहले से ऑनलाइन पैसे नहीं खर्चते तो मैं चाहे वो अच्छे क्लाइंट हो लेकिन मैं वहाँ पे दिखा के ऐड मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट कैसा है, अब आपके पास जो अगर इंटरेस्ट की जानकारी रहेगी तो उस तरह से आप उसको बता पाएंगे। किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट कुकिंग का है तो मुझे वहाँ पे कुकिंग रिलेटेड आइटम्स या प्रोडक्ट्स को दिखा के या सर्विस दे के फ़ायदा है। जबकि अगर मैं उसको किसी और तरह की सर्विस देना चाहूँगा तो या अगर उसको दिखाना चाहूँगा प्रोडक्ट्स कुकिंग के अलावा तो शायद उसको अच्छा ना लगे। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। अब अगर आप मुझे शटल्स और बैडमिंटन की ऐड दिखाएं अपनी डिजिटल मार्केटिंग के साथ तो मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है मेरे लिए ऐड है, मैं देख सकता हूँ। पर अगर आप मुझे क्रिकेट की ऐड दिखाएंगे तो शायद हो सकता है मैं उस चीज़ को स्किप कर दूँ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, एक तरह से एग्जांपल्स किस तरह से आप उसको सेट कर पाते हो। तो ये मैंने बड़े आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। अगले सेशन में हम बात करेंगे जो मार्केटिंग है उसमें रिसर्च कैसे की जा सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिसर्च किस तरह से की जा सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये AI बेस्ड कोर्स है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेशंस में AI सेगमेंट को भी यूज़ करते चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं कि मार्केटिंग क्यों, बिजनेस क्यों, किस तरह की चीज़ें हैं, कैसे काम करेंगी। तो अगले सेशन में मिलते हैं, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद AI में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में काफ़ी सारी जानकारी ली मार्केटिंग के बारे में। अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च। जब हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना है तो हमें ये पहले तय करना पड़ता है कि हमारा कस्टमर है कौन सा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, क्या फिजिबिलिटी है, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ऑफ़र कर सकते हैं और क्या नहीं हम कर सकते। अपने कंपटीशंस को वर्कआउट करना, अपनी स्ट्रेटजीज़ को वर्कआउट करना, सब ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट रिसर्च का पार्ट है। हालांकि ये जो सेशन है ये ऑफलाइन मार्केट रिसर्च के बारे में नहीं है, केवल इसकी जानकारी मात्र है। मेन हमारा जो एम है वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी लेना है, उसका एक पार्ट ऑनलाइन मार्केट रिसर्च है, इसलिए मैं उसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑफलाइन मार्केट रिसर्च, देखिए आपको समझना पड़ेगा कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम उसकी कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन दे पा रहे हैं उसको, या उसकी ज़रूरत है उसे पूरा कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट है तो ज़रूरत पूरा कर देंगे मोटे तौर पे, और अगर आपकी सर्विस है तो फिर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से पूरी कर पा रहे हैं। जानने के लिए सबसे पहला और बेसिक तरीका है आप सर्विस को कंडक्ट करें। आप लोगों को मिलें, लोगों को अपने स्टोर्स में बुलाएं या आप चले जाएं, पर्सनल विजिट करें। आप उनको एक छोटा सा क्वेश्चनर बना के दें जिसमें जानकारियाँ दी गई हों नॉर्मल तौर पे, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर सकें। इसमें पहले से बना बनाया एक क्वेश्चनर सेट होता है जिसमें आप अपने आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्वेश्चनर कैसे बनाया जाए, कोई बात नहीं, आने वाले सेशंस में हम ChatGPT को या बहुत सारे AI टूल्स को सीखने वाले हैं, वहाँ से हम देखेंगे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक छोटा सा 5-10 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में भी। अगर मान लीजिए आपको कोर्स करना है कोई ऑनलाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं या ऑफलाइन। व्यक्ति कहता है मुझे ऑनलाइन करना है, फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई ऑनलाइन कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं। अब मान लीजिए वो कह देता है MS ऑफिस, कोई व्यक्ति बोल देगा मुझे टैली करना है, कोई बोल देगा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है। अब आप पे डेटा आना शुरू हो रहा है। अब व्यक्तियों के हिसाब से आपको तय करना है कि अगर आपने 100 लोगों को फॉर्म बांटे तो कितने लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट तय कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपीटिटर एनालिसिस। देखिए जब आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शुरू से सब काम करना है, आप सीखें, मार्केट से देखें कि क्या हो रहा है। तो जब आपके पास कोई कंपटीटर पहले से अवेलेबल है तो आप उसकी चीज़ें चेक करें कि वो किस तरह से बेच कर रहा है।
किस तरह से वो मार्केट कर रहा है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब मैं अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात करता हूँ तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ। मान लीजिए मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाना है तो मैं काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जानकारी लूँगा, देखूंगा उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, फिर मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एक आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बनी रहती है। फिर आपको हर चीज़ ज़ीरो से नहीं करनी है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पहले से रिसर्च करके रखा हुआ है। तो कंपटीटर एनालिसिस में ये फ़ायदा हो जाता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो बाकी कंपनियां किस तरह से बेच रही हैं आप उसको चेक करें, बाकी लोग किस तरह से बेच रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो कंपटीटर एनालिसिस में आप दूसरे वाले का प्राइस, दूसरे वाले का प्रोडक्ट के क्या क्या ऑफर्स हैं, किस तरह की सर्विसेज हैं, आप कहाँ उनसे बेहतर हो सकते हैं। अगला जो पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च में हुआ कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक देखें कि किस तरह का कस्टमर बात कर रहा है, क्या वो फीडबैक दे रहा है आपको। जब आप कोई प्रोडक्ट दे देते हैं तो उसके बाद क्या फीडबैक है, या प्रोडक्ट देने से पहले क्या फीडबैक है, उसके एस्पिरेशंस क्या है प्रोडक्ट को लेके, वो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब लोकल इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ट्रेड फेयर्स चलते हैं, काफ़ी सारे ट्रेड शोज़ होते हैं, वहाँ कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। आप जाएँ, बात करें, लोगों से मिलें, तो आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है। फोकस ग्रुप्स, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट रिसर्च की बात हो रही है, तो ऑफलाइन ग्रुप में जैसे आपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया या 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनसे बात की, उनसे एक तरह से फीडबैक लिया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट है तो आप अपने एक लोकल एरिया को टारगेट करने वाले हैं, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दें, मैगजीन्स में ऐड दे दें, जर्नल्स में ऐड दे दें, तो ये चीज़ें आपके पास रहती हैं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन मार्केट रिसर्च की बात करूं, जो कि हमारा मेन पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, तो इसमें सबसे पहले आपको ये तय करना है कि सामने वाला आपका प्रोडक्ट लेना भी चाहता है कि नहीं लेना चाहता। आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी है। इसके लिए हमें डेमोग्राफिक्स, जो मैंने पिछले सेशन में बताया था, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए उस कस्टमर की एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका जेंडर कौन सा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे फीमेल कैंडिडेट्स को टारगेट करना है। मेल वो कैंडिडेट्स होते थे जो इस बिजनेस का पार्ट हों, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो मोटा मोटा जो मेरा क्लाइंट है वो फीमेल हैं। तो ऐसे प्रोसेस में मुझे पता रहना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग मुझे फीमेल सेगमेंट को टारगेट करना है, और साथ में उनका एज ग्रुप क्या होगा। अब जो ब्राइडल मेकअप रहता है वो ये मान के चलें कि 20 साल से ऊपर वाली औरतें या 20 साल से ऊपर वाली लड़कियाँ यूज़ करने वाली हैं, तो क्यों ना उसको वहाँ पे एज के अकॉर्डिंग कन्फिगर किया जाए। क्योंकि देखो, अगर आप छोटी ऐड, यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि अगर आप 20 साल से नीचे के लोग बच्चों को टारगेट करोगे, वो ब्राइडल मेकअप का क्या करेंगे, वो नॉर्मल तैयार होंगे, इसलिए आपको प्रोडक्ट वहाँ दे के फ़ायदा नहीं है। 20 साल से ऊपर वाले लोगों को आप देंगे, लड़कियों को देंगे, औरतों को देंगे, तो वहाँ उनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसी तरह से मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 40-50 तक लोग जो हैं वो बड़े ही सज धज के रहते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सिंपल हो जाते हैं। तो ये एक रेंज बैठ जाती है 20 साल से लेके 45-50 साल, इसके बीच में लोग सजते सजते हैं, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो डेमोग्राफिक से ये फ़ायदा हो जाता है। इसके लिए अब आपको कैसे पता लगेगा, आपके पास टूल्स हैं मार्केट में, काफ़ी सारे टूल्स फ्री वाले भी हैं। हम काफ़ी सारे फ्री और काफ़ी सारे पे टूल्स की बात करेंगे। गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक के ऐड मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहले से डेटा है, आपको तो सिर्फ बताना है कि मुझे ये करना है, 20 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे और फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, और ये मेरा प्रोडक्ट है। खुद ही आपको ये जो टूल्स हैं ये सारी चीज़ें ऑफर करेंगे। उसके पश्चात है आप अपने कंपटीटर को एनालाइज करें। अब जब ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, ऑनलाइन मार्केट में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे उनकी किसी कस्टमर की वेबसाइट हो सकती है, उसके सोशल मीडिया पेजेस, फेसबुक अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई इंस्टा चैनल हो सकता है। अब वहाँ देखें कि क्या लोग बोल रहे हैं, किस तरह का लोगों का रिव्यू है। कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल बेचते हैं, तो अमेज़ोन पे देखें, फ्लिपकार्ट पे देखें जाके लोगों ने किस तरह के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, उन रिव्यूज़ को इकट्ठा करें, फिर वहाँ देखें कि हम अपने प्रोडक्ट को उनसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सपोज करो एक डीलर ने एक मोबाइल बेच दिया। अब मोबाइल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी पैकिंग ख़राब है। तो अब देखें वहाँ जाके कस्टमर रिव्यू क्या दे रहा है पैकिंग के बारे में, या कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दे रहा है। हो सकता है मोबाइल ठीक हो लेकिन उसका बैटरी का इशू हो, या कोई डिलीवरी का इशू हो। उन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, आपको एनालाइज करना है कंपटीटर्स को। आपको देखना है कि कंपटीटर कहाँ खड़ा है और हम उनसे बेहतर किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, उनकी चीज़ें देखें, वो कितनी फैसिलिटी दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई 10 चीज़ें एक मोबाइल पे दे रहे हैं और अगर आप 15 देने की कोशिश करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपका मोबाइल के लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट ओपन हो जाएगी। कंपटीटर को एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी रहता है। आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करें, डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। आजकल लगभग सभी बिजनेस
फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर यानी कि एक्स प्लेटफॉर्म जो आज की डेट में है, लिंक्डइन, इन सब पे अवेलेबल है। तो आप इसका यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि सामने वाले का प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से वो यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, ये सब जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। एक सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन सर्वे और पोल को बड़ी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं। आपके पास टूल्स इतने हैं आज की डेट में, गूगल फॉर्म्स है, कुछ प्रिंट नहीं निकालना, किसी को देना नहीं, किसी के पास जाना नहीं। आपको करना क्या है, सिर्फ गूगल फॉर्म को बनाना है और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है, मेल पे सेंड कर देना है, सोशल मीडिया पे डाल देना है या लिंक कर देना है अपनी वेबसाइट से। लोग आएंगे, भरेंगे, जितना बेहतर आपके पास डेटा रहेगा उतने तरीके से आप उसको इन्फॉर्मेशन अच्छी आएगी और उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा पाएंगे। कीवर्ड रिसर्च, देखिए जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ना, बेस्ट शैम्पू या बेस्ट कोर्स या वर्ड कोर्स या एक्सेल कोर्स, तब बेसिकली वो आप कीवर्ड डाल रहे होते हैं गूगल के पास। लेकिन गूगल बहुत ही ज़्यादा समाहित है गूगल में डेटा, तो जब आप कुछ कीवर्ड्स डालते हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से कि क्या उन पे लोग पहले सर्चिंग करते हैं, क्या उस टर्म पे सर्च करके फ़ायदा है, अगर है तो किस तरह से हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं। अगर सर्च करते हैं तो कितने लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे सर्च करते हैं, हम फ़ायदा नहीं होगा, हमारी कंपनी छोटी है, हम गूगल पे रैंक नहीं करेंगे और हमें कोई प्रोडक्ट हमारा बिकेगा नहीं वहाँ से। हमें कीवर्ड्स ऐसे ढूंढने होते हैं जिनकी सर्चेस कम हो, कम मतलब एवरेज हो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और जिनके आधार पे हम टारगेट कर पाएँ अपने क्लाइंट्स को वहाँ लाने के लिए। तो जब कोई कस्टमर जो है कुछ टाइप करेगा तो उन कीवर्ड्स को हमें ग्रैब करना है, उन पे काम करना है। इसके लिए भी हम पूरा सेक्शन सीखेंगे आने वाले सेक्शन में। लेकिन मोटी बात ये हुई यहाँ पे कि आप ऑनलाइन मार्केट रिसर्च में इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केटिंग एनालिसिस हैं, स्टडी रिव्यूज़ हैं, रेटिंग्स, कस्टमर फीडबैक। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को डालो, शैम्पू को डाल दो, आप 10 तरह की जानकारी आपको कस्टमर फीडबैक दे देगा वहाँ पे। आप कोर्स की जानकारी लेना चाहते हो वो मिल जाएगी। तो इस तरह आपके पास पहले से ही बने बनाए चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और फिर हम लोग चैट जीपीटी और आज के एआई टूल्स को यूज़ करने वाले हैं। जब ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे आपके पास एआई टूल्स आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समराइज़ करके देते हैं। हम सीखेंगे तो उसके जानकारी हम लेंगे, लेकिन मुख्यतः ऑनलाइन मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेस करना चाहते हो। सिर्फ आपने प्रोडक्ट बना दिया और बड़ा बेहतर है, इस तरह से प्रोडक्ट नहीं चलेगा आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। अब अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन की बात कर दूं तो दोनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में डिफरेंस मोटा मोटा आपको बता देता हूं। एक तो फिजिकल एरिया में ही ऑफलाइन रह जाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक का फ्लैक्स बैनर डिज़ाइन नहीं लगा सकते। ऑनलाइन में आप इंटरनेशनल तक जा सकते हो। कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ऑफलाइन में, आपको बैनर लगाना है, फ्लैक्स लगाना है, 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मैन पावर लगेगी, कॉस्टिंग लगेगी, भागदौड़ लगेगी। ऑनलाइन में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ बैनर्स बनाने हैं और आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दो। अब मैं आपको बता दूं, हम इस कोर्स में कैनवा या बहुत सारे ऐसे फ्री टूल यूज़ करेंगे, जैसे पेक्सल है या पिक्साबे है, वहाँ से इमेजेस आपको मिलती हैं, आप उनका यूज़ करके आगे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हैं। कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए यूज़ में ला सकते हैं। डेटा कलेक्शन, जो आपका डेटा कलेक्शन रहता है ऑफलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, आपको जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, फॉर्म्स भरवाने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में आपको सिर्फ एक क्लिक करके छोड़ देना है, आपको कहीं जाना नहीं है, खुद ही लोग आपके पास आके फॉर्म्स वगैरह भरेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन पास करके जाएंगे। उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप अपनी मार्केट रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। स्पीड, ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा सा स्पीड स्लो रहता है। आपने बैनर लगा दिया, फ्लैक्स लगा दिया, अब आपका काम खत्म है वहाँ पे। अब तो कस्टमर जब देखेगा तब देखेगा, आज क्लाइंट देख रहा है या कल देख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता वहाँ पे, जब वो देखेगा आपसे बात करेगा। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास हैं। पहले तो आप उसी ऑडियंस को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं जो आपके हैं। इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए 1000 लोग हैं फेसबुक पे, 50 लोग कंप्यूटर का कोर्स देखते हैं या परचेज करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। मुझे तो सिर्फ 50 को ऐड दिखानी है, 1000 को ऐड दिखाऊंगा तो मेरी तो कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, तो क्यों ना मैं 50 को टारगेट करूं। तो इसके लिए डेटा को टारगेट किया जाता है, जैसे मैंने डेमोग्राफिक्स और आपको इंटरेस्ट इत्यादि की जानकारी दी थी, वो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है। तो और स्पीडी काम होता है, सबसे बड़ी बात ये है। फीडबैक, थोड़ा सा डायरेक्ट फीडबैक रहता है, स्कोप लिमिटेड रहता है, लेकिन जो आपका ऑनलाइन मार्केट रहता है वहाँ तो आप फीडबैक फॉर्म लगा दें, कुछ अपना इन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स लगा दें या वेबसाइट पे फॉर्म लगा दें तो आपकी जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो जानकारी मैंने दी है आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जानकारी है। आपको रिसर्च करना है ऑफलाइन मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में। हालांकि ऑफलाइन मार्केट का इस
पूरे कोर्स में स्कोप नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन मार्केट की बात कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा एनालाइज करना है आपका प्रोडक्ट कैसा है, या पहले बाकी लोगों से कैसे बेहतर है, और किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। हम अगले सेशन में बात करेंगे कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इसी AI सीरीज में आपका स्वागत है। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले सेशन में हमने देखा किस तरह से मार्केट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली हमें कर क्यों रहे हैं, हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है। तो इस सेशन में बात करेंगे क्या क्या जानकारियाँ आपको चाहिए अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सामने रखने के लिए क्लाइंट के। कैसे आप तय करेंगे कि कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए, चाहे आपका पास प्रोडक्ट है या आपके पास सर्विस है। तो सबसे पहले एनालाइज योर प्रोडक्ट फीचर्स। आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोर्स बेचता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। या मान लीजिए मैंने MS ऑफिस का कोर्स तैयार किया है, तो कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर, कौन सा सिलेबस मैंने कवर किया है, कितना सिलेबस कवर किया है, कितने घंटे का कोर्स है। तो प्रोडक्ट फीचर आपको पता होना चाहिए। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप शैम्पू बेचते हैं एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हर्बल है या वो मेडिसिन बेस पे है, या वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, किसको फ़ायदा होगा उसका। ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन से इंटीग्रेंट्स हैं या कितना यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आप अपनी तरफ से बेहतर तरीके से बता सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट फीचर्स की जानकारी होना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब अपने प्रोडक्ट को बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं तो आपको पता रहता है ये चीज़ जो सिर्फ मेरे ही प्रोडक्ट में है, उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स बनाता हूँ अगर, तो उसमें कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा कंटेंट ऐड कर देता हूँ जो बाकी कोर्सेज में नहीं है, तो दैट इज़ माय USP। इसी तरह से आप शैम्पू बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा इंटीग्रेंट ऐड कर देते हैं जो कि बाकी शैम्पूस में नहीं है, वो आपका USP है। तो इस तरह से हम लोग USP पॉइंट्स को ढूंढते हैं और उन्हें सामने रखते हैं। अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, वो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको पता होना चाहिए बेचना किसको है। हमें जिसको बेचना है उसके बारे में पहले से स्टडी किया जाना चाहिए, तभी तो आप कामयाब होंगे। नहीं तो मार्केट करते हुए तो अब मान लो 1000 लोग हैं ऑनलाइन, तो आप 1000 लोगों को मार्केट करें, उनमें से आपके प्रोडक्ट लेना ही कोई नहीं चाहता। अब वो लोगों को ऐड दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए हमें, ऐड किसको दिखानी है, उसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। स्टडी कंपटीटर्स, पिछले सेक्शन में हमने बात की। अपने आसपास के लोगों, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन करते हैं, तो आसपास की वेबसाइट्स या बाकी प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये प्रोडक्ट बिकता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी इस तरह का प्रोडक्ट बिकता है, वहाँ पे जाके कंपटीटर्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जो कस्टमर है वहाँ जिन्होंने परचेज़ किया, उनके फीडबैक्स देखें, उनके रिव्यूज़ देखें। इस तरह की जानकारी आप लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कस्टमर है, जो फ्यूचरिस्टिक कस्टमर है या जो पहले ले चुका है, उसका आप बैकअप सिस्टम तैयार रखें जहाँ से फीडबैक ज़रूर लें, ताकि वो आइडिया होता रहे आपको कि आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या ऑफर करता है। देखो, आप अपने प्रोडक्ट को कोर फीचर्स में बांटना शुरू करो। देखो आपका प्रोडक्ट क्या क्या दे सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो मैंने बनाया, उसमें मैं कैनवा को इंक्लूड कर रहा हूँ, ChatGPT को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये फीचर्स हैं, ये कोर फीचर्स हैं। किस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे अगर मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लीजिए यही कोर्स है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, तो सामने वाले को क्या डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी, क्या वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएगा, या दूसरे को ऐसी कोई सर्विस दे पाएगा, ये सब चीज़ें मुझे सोचनी है। और उसको चाहिए क्यों कोर्स ये, और क्या मैं सच में इसके थ्रू बाकी बिजनेस का प्रमोशन का प्रोसेस बना सकता हूँ। बिल्कुल, इसमें हम पूरे कोर्स में ये सारी जानकारी लेंगे। तो इस तरह से आप एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। आप फीचर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो सभी दे रहे हैं लगभग, मेन फीचर्स। जैसे अगर आपको मोबाइल बेचना है तो बैटरी कितने एम्पेयर की है, स्क्रीन कितनी बड़ी है, आपके पास कितने सिम वो अटेंड कर लेगा, तो ये सब चीज़ें प्राइमरी में आ गई। सेकेंडरी में आप उसका एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हैं, जैसे कि कोई हेडफोन आप साथ में देना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी बताया USP बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप देखें कंपटीटर्स क्या नहीं दे रहे, सामने वाला क्या नहीं दे रहा। मान लो मुझे सेम कोर्स डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, मैं विद AI देना चाह रहा हूँ, शायद थोड़ा सा बेहतर करके। अब वहाँ पे सामने वाला क्या नहीं दे रहा, क्यों ना मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ, तो मेरे कोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल देना है, तो सामने वाला क्या नहीं दे रहा उसको आप इंक्लूड करें और बेहतर तरीके से उसे बेचना शुरू करें, और उस पॉइंट को आप सामने रखें, जिससे कि कस्टमर जो है वो आसानी से वो आपके पास जुड़े। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अगर आप फास्ट डिलीवरी देते हैं, एक्सक्लूसिव कुछ कंटेंट दे देते हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी वाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देते हैं, तो वहाँ पे लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं और आपके प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं।
हर चीज़ शुरू से करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कंपटीशन से सीखें, देखें वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट फीचर्स किस तरह से हैं उनके, आप किस तरह से आप उन चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को वर्कआउट करें। इसके लिए मैंने पहले शुरू में बताया कि इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप उनकी वेबसाइट्स को देखें, उनके रिव्यूज़ देखें, गूगल पे, फेसबुक पे अगर कुछ कमेंट्स वगैरह हैं तो वो देखें, ताकि पता लगे आपको कि कंपटीशन जो आपका बिज़नेस कर रहा है उसकी क्या कमियाँ हैं या क्या खामियाँ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उनसे सीखते हैं और अपनी चीज़ों को पहले से बेहतर बना लेते हैं। कस्टमर का फीडबैक ज़रूर पिक करें, जैसे हमने पहले भी बात की, रिव्यूज़ हैं, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं उन्हें, उनका रिव्यूज़ लें। मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए 3 शैम्पू हैं, तो मैं सामने वाले कस्टमर को बोलूँ आप देखें कौन सा बेहतर लग रहा है। अब 3 शैम्पू हैं, अब उनमें से एक सबसे ज़्यादा बेहतर पसंद आया लोगों को, तो क्यों ना मैं उसकी सेल्स ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि उसका फीडबैक मेरे पास है। तो एनालाइज फीडबैक को करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब आप ये सब कुछ कर देते हैं तो अब आपकी बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग में कैसे ये सारा प्रोसेस करना है। अब आपको पता है आपका प्रोडक्ट क्या है, अब आपको पता है कि आपकी सर्विस क्या है, अब आपको जानना ये है कि अगला स्टेप क्या होगा। मान लीजिए मैं शैम्पू बनाता हूँ तो मेरे पास बोतल आ गई बन के, अगला स्टेप क्या है, या मैं कोर्स बनाता हूँ तो कोर्स तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अगला स्टेप क्या है। तो कोर्स या शैम्पू या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं तो अब यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सोशल मीडिया, आपको यूएसपी है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सब की सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ज़रूर डालें। वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आप हर एक इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो, जिससे कि एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैटलॉग या इन्फॉर्मेशन पार्ट की तरह कि लोग आएँ, देखें और समझें कि आपका प्रोडक्ट है क्या। क्योंकि आपके ऑफिस में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 50 लोग तो आ नहीं पाएंगे, इसमें आप 500 1000 जहाँ तक चाहो आप उन लोगों तक रीच बना पाते हो। ईमेल मार्केटिंग सुनने में थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन आज भी बड़ा कामयाब है, क्योंकि ईमेल का पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जाता है और वो वहाँ स्टोर रहता है आपके पास। तो अगर आप ईमेल की मार्केट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें हम एक कंटेंट टाइप करते हैं और उसको सबको भेजना शुरू कर देते हैं, पुराना क्लाइंट हो या नया क्लाइंट हो। इसकी जानकारी मैं अभी आने वाले सेशन में आपको दूंगा। ईमेल मार्केटिंग का एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पहली बार ये वर्ड आया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि एक तरह से आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। अपने शुरू में भी बात की थी, छोटे छोटे वर्ड्स जिन पे लोग सर्च करते हैं, जिन पे लोग सुनना या देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे हर्बल शैम्पू, ये 2 कीवर्ड हैं। तो अगर ये 2 कीवर्ड आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग जगह पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल उनको ढूंढेगा और कस्टमर आपके पास डाइवर्ट होगा आपकी वेबसाइट पे। तो एसईओ करना ज़रूरी है। हम आने वाले सेशंस में हर चीज़ देखने वाले हैं, कैसे आप एसईओ करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अपने प्रोडक्ट की फाउंडेशनल और इफेक्टिव मार्केटिंग करने के लिए बड़ा बेहतर है कि पहले आप उसे समझें, प्रोडक्ट को अपनी जो कस्टमर की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग मैच करवाएं। कस्टमर कुछ और चाहता है, आप कुछ और बना लेते हैं, फ़ायदा नहीं होगा। यूएसपी को सामने रखें, क्योंकि यूनिक सेल पॉइंट्स का फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपने प्रोडक्ट को सामने रख सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो यूएसपी आपके प्रोडक्ट की है और कहीं ना कहीं कंपटीटर से आपको बेहतर बनाती है। आप क्वेश्चन डिफाइन करें, डिस्कशंस ऑनलाइन करें ताकि लोग आपसे जुड़ें और आपसे आसानी से क्वेश्चन पूछ सके। कॉन्टैक्ट मेल और फ़ोन नंबर फर्दर इंक्वायरीज के लिए आप कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा लोगों से जुड़ जाएंगे। तो इस सेशन में इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम प्रोडक्ट या सर्विस को क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ऑनलाइन मार्केट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूएसपी क्या होता है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट करने के लिए आगे रखेंगे और किस तरह से हम उसे बेचना शुरू करेंगे। आने वाले सेशन में, अगले सेशन में प्रैक्टिकल रूप से एक प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे और देखेंगे उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मान लीजिए अब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे और हर चीज़ को बेसिक से उठा के करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी जो आपने जानकारी ली पिछले काफ़ी सारे सेशंस में, मोटे मोटे तौर पे चीज़ें इस तरह से हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है तो आपको उसको बड़े बेहतर तरीके से समझना है ताकि जो जानकारियाँ हैं वो कस्टमर तक आप बेहतर तरीके से पहुँचा पाएँ। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिया है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट अलग हो, लेकिन अप्रोच लगभग वैसी रहने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको देने वाले हैं, जिससे आप चैट जीपीटी की सहायता से ये सारी जानकारियाँ अपना प्रोडक्ट का नाम डालने से ही प्राप्त कर पाएंगे। ये सब जानकारियाँ आने वाले सेशंस में आपको मिल जाएंगी और आप कंटिन्यू से जुड़े रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका प्रोडक्ट ये नहीं है तो भी आप इसको एक बार समझ लें ताकि हमें आइडिया हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट के मेन फीचर किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो सबसे पहला मैंने इसमें एग्जांपल लिया है ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू का। एक शैम्पू जिसको आप मार्केट में बेचना चाहते हैं और वो आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रोडक्ट है क्योंकि डिमांड काफ़ी है इसकी और केमिकल फ्री हेयर केयर सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा बिकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रोडक्ट की फाउंडेशनल चीज़ें क्या हैं, मार्केटिंग में हमारे प्रोडक्ट के बेसिक फीचर क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बेसिकली किसी एक प्रोडक्ट की फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमारे प्रोडक्ट के जो फीचर है वो उसको किस तरह से उसे जुड़ते हैं। यानी कि जो मार्केट जो चाहती है कि हम वैसा दे पा रहे हैं और दूसरा ऑडियंस क्या चाह रही है, यानी कि आपका जो कस्टमर है वो कैसा चीज़ें चाह रहा है, वो सब चीज़ें आपको पहले से तय करनी पड़ेंगी। आपकी यूएसपी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रूर होना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो बाकी के पास नहीं है आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस और डिस्कशन के साथ सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने ऑडियंस से या कस्टमर्स के साथ। इसमें आप जैसे पहले बताया ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन वेबिनार या सेमिनार, जो भी आप चाहें वैसे उस तरह से आप डेटा ले सकते हैं। आप अपनी मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर इत्यादि को शामिल कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें मान लीजिए हर्बल शैम्पू ये हमारा प्रोडक्ट है, तो प्राइमरी फीचर्स और सेकेंडरी फीचर्स दो कैटेगरी में से बांट लें। मैंने इसे दो कैटेगरी में बांटा है। प्राइमरी फीचर्स क्या है? सल्फेट्स नहीं है इसमें, पैराबीन्स नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं जैसे एलोवेरा, नीम, इस तरह की चीज़ें ये प्राइमरी फीचर्स हैं। और सेकेंडरी के ऐसे हैं कि भाई इसमें खुशबू बड़ी अच्छी है, एक अच्छे तेल की, इको फ्रेंडली पैकेजिंग है, जो कि प्राइमरी तो नहीं है लेकिन साथ में जुड़े हुए फीचर्स हैं। तो कभी भी आपको प्रोडक्ट जो बताना है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर्स को अलग अलग ज़रूर कर लें। यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट की? देखिए, कंप्लीटली ऑर्गेनिक जब आप बोलेंगे तो एक यूएसपी पॉइंट है आपका, आप हर रोज़ उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैंडमेड है, यूजिंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड्स। लोग बिलीव करते हैं, ज़्यादा लेना चाहते हैं, ये आप बता रहे हैं उनको, ये आपका यूएसपी है। इको फ्रेंडली और क्रुएल्टी फ्री है, मतलब किसी तरह का कोई मांस या कोई हड्डियों का प्रयोग नहीं किया गया किसी भी चीज़ों को बनाने में। इको फ्रेंडली है, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। हर्बल है। तो ये मेरी यूएसपीज़ हैं। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई ख़ास आप डालते हैं कोई एलिमेंट, वो भी आप बताएं। जैसे मान लीजिए मामाअर्थ ने एक शैम्पू लॉन्च किया प्याज के रस के आधार पे, तो देखिए काफ़ी कामयाब रहा। शैम्पू तो पहले से मार्केट में थे लेकिन इसकी वजह से एक कस्टमर के मन में आया, ठीक है कुछ अलग होगा तो मैं ले लेता हूँ। यूनिक सेलिंग पॉइंट। टारगेट ऑडियंस को समझे, जब से पहले भी मैंने बताया था डेमोग्राफिक्स। आप देखिए कहाँ टारगेट करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि मैं 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। सभी लोग ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, औरतें हों, मर्द हों, फीमेल हो, मेल हो, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो सामने वाले का इंटरेस्ट मुझे कैप्चर करना है, वो किस तरह से चीज़ें करना चाहता है। तो एक आदमी का अगर इंटरेस्ट ऑर्गेनिक लिविंग में है, वो हर्बल केयर को पसंद करेगा। अगर वो स्किन के प्रति बड़ा ध्यान रखता है चीज़ों को, तो केमिकल प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, तो ये हर्बल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इसलिए स्किन केयर। हेल्थ कॉन्शियस है तो नॉर्मल सी बात है, वो चाहेगा कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी नॉर्मल यूज़ हों, बेहतर यूज़ हों। उसके बाद हेयर फॉल, डैंड्रफ, केमिकल डैमेज, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ डाली हैं ताकि मेन पॉइंट्स उसको यूज़र के सामने पता रहें। कंपटीटर को स्टडी करें। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारा कंपटीटर कौन होगा, जैसे खादी वाले हैं, वाओ स्किन साइंस है, मामाअर्थ के शैम्पूज़ हैं, मैं उनके शैम्पू से उनको कंपेयर करूँगा अपने शैम्पू को, देखूँगा उनके फीचर्स क्या हैं, मेरे में क्या अलग है, मेरा यूएसपी क्या है, उनका यूएसपी क्या है, कंपेयर करके उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा और फिर उसके साथ कस्टमर के पास जाऊँगा। कस्टमर का फीडबैक लें, आप बताएं कस्टमर का फीडबैक, वीडियो फीडबैक लें, आप टेक्सचुअल फीडबैक लें उसका, और अपनी वेबसाइट्स या जहाँ भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे उसे सबमिट करें। डायरेक्ट कस्टमर को ऐसा चैनल दें, वो अपना सारी चीज़ें फीडबैक में रूप में वहाँ डायरेक्टली सबमिट करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ फीडबैक एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसी चीज़ें कस्टमर का भरोसा जीतती हैं, आपकी सेल्स बड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप ये चीज़ें करते हैं। आप अपने फीचर्स को डिजिटल मार्केटिंग माध्यम में अगर लाना चाहते हैं, यानी कि आप मान लो शैम्पू की ऐड करना चाहते हो, तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें आप सेटअप करके रखो। जैसे सोशल मीडिया, बिफोर और आफ्टर फोटोज़ को, यानी कि कस्टमर पहले कैसा था और अब शैम्पू लगाने के बाद कैसा है, उसको संभाल के रखें, उसे डालें बार बार। वेबसाइट्स, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक प्रोडक्ट, हर एक इंटीग्रेंट की जानकारी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। एक बार जो कस्टमर जुड़ गया, यानी कि जो कस्टमर ने परचेज़ किया या नहीं किया लेकिन वेबसाइट पे आ गया वो, और अपना वो उसने ईमेल सब्सक्राइब कर दी, अब उसको मेल कैंपेन के थ्रू ज़रूर जानकारी दें। जब भी कुछ नया अपडेट या कुछ ऑफ़र्स, रेगुलर ऑफ़र रहते हैं, वो ज़रूर उन्हें जानकारी दें। कीवर्ड्स पे सर्च करें। अब ये
ऑर्गेनिक शैम्पू है तो बेस्ट ऑर्गेनिक शैम्पू के नाम से सर्च करता हूँ, केमिकल फ्री हेयर के नाम से सर्च करता हूँ, नेचुरल डैंड्रफ ट्रीटमेंट के नाम से सर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें ये बेनिफिट भी मिलता है। तो मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है आपको। अगर आप पे कोई भी प्रोडक्ट है तो उसके सभी यूएसपी पॉइंट्स, उसके सभी फीचर्स, उसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब संभाल के एक जगह पे नोट कर ले, प्राइमरी सेकेंडरी में बांट लें। प्राइमरी फीचर्स डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं, सेकेंडरी फीचर्स आपकी मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये चीज़ें चेक कर लें, अपने कंपटीटर को असेस कर लें और साथ ही सोशल मीडिया के लिए तैयार हो जाएं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर आपको तैयार होना है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएं आप। साथ ही वेबसाइट ज़रूर बनाएं, ईमेल कैंपेन्स करें, एसईओ, ये सब चीज़ें आपकी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट रहेंगी। हम हर चीज़ को बड़े ध्यान से डीप डिफाइन में समझेंगे और देखेंगे किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग में फ्री और पेड दोनों तरह की मार्केटिंग को सीखने वाले हैं, ताकि ऑर्गेनिक और जो पेड एड्स हैं उसमें किस तरह से हम अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो ज़रूर आप उसका इस तरह का पीपीटी बनाएं जिसमें आप अपने फीचर्स को डिफ़ाइन करें, यूएसपी को डिफ़ाइन करें और देखें कि किस तरह से मैं ये काम ऑनलाइन तक लेके जा सकता हूँ। ऑनलाइन अगर आप आ रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के पूरे प्रोसेस को ध्यान रखें, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल कैंपेन, एसईओ, इन सब के लिए आप तैयार रहें। हम बारी बारी से आने वाले सेशन में इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो हमारे पास दो तरीके रहते हैं डिजिटली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करने के। पहला तरीका रहता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम उन टूल्स का यूज़ करते हैं जिनसे हम फ्री में बिना कोई चार्ज एक्स्ट्रा खर्च किए हुए सिर्फ अपने कुछ एफर्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा तरीका रहता है पेड डिजिटल मार्केटिंग। पेड डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लगाकर, प्रमोशनल ऐड लगाकर अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। दोनों में क्या क्या फ़र्क है उसकी जानकारी हम इस सेशन में लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग और पेड डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंस के बारे में, तो कुछ कॉमन फैक्टर हैं जिनको यहाँ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट। देखिए, जब हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता है, केवल आपका टाइम और मेहनत लगती है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपको फेसबुक पे फ्री में कुछ पोस्टर डालनी है तो केवल आपको बनाना है और उसे फेसबुक पे डालना है, जिससे कि आपका मार्केट बन सके और आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। वो कैसे होता है, उन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग आने वाले समय में लेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इमेज बनाना है, अपना पोस्ट बनाना है, इसी पे टाइम लगाना है, अलग से कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जब पेड डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे अलग से पैसा देना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए उसकी कॉस्ट रहती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कॉस्ट रहती है। जैसे फेसबुक की कॉस्ट कम से कम 80 रुपये पर डे के हिसाब से शुरू हो जाती है। इसके बाद है स्पीड। अगर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक लेके जाना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और ऐसे में आपको वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी बेहतर तरीके से उन लोगों तक लेके जानी होती है। उसके लिए आप इमेज, वीडियो या टेक्स्ट यानी कि कुछ पोस्ट लिखकर आप अपनी जानकारी को वहाँ तक लेके जा सकते हो। तो जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो किसी चीज़ को, तो उसमें वीडियो का, ऑडियो का, आप चाहो तो इमेज का या केवल टेक्स्ट का प्रयोग भी कर सकते हो। लेकिन इसमें समय लगता है। आपने एक पेज बनाया जिस पे आपने अपनी जानकारी लिख दी, या एक वेबसाइट बनाई जिस पे आपने अपनी जानकारी बता दी। अब जब कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पे आएगा या उस पेज पे आएगा तो वो देखेगा उस चीज़ को और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अगर उसको अच्छी लगती है तो वो आगे शेयर करेगा। इस तरह से थोड़ा समय के साथ ये चलता है। लेकिन अगर हम बात करें पेड डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसमें आपने ऐड लगाई। जैसे ही आपने ऐड लगाई तो आप अपनी बात को काफ़ी सारे लोगों तक ले गए, क्योंकि प्रमोशनल ऐड में इंस्टेंटली आपकी जो पोस्ट है या आपका इमेज है या वीडियो है उसे काफ़ी सारे लोगों को शेयर किया गया, जिससे उनको इसकी जानकारी मिले। तो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, उसके लिए पेड डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस किया है। रीच की बात करें तो लिमिटेड टू ऑर्गेनिक ऑडियंसेस। इसका मतलब ये है कि जितने लोग आपकी पेज के साथ जुड़े हैं, आपकी प्रोफाइल के साथ जुड़े हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, वहाँ तक ही आपकी रीच रहती है। अलग से बाहर के लोगों तक आपकी बात नहीं पहुँचती है जल्दी जल्दी, जब तक कि चीज़ें शेयर न की जाएँ। लेकिन जब पेड डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो बड़ी आसानी से आप अपनी रीच को बढ़ा सकते हो। आप बहुत सारे लोगों तक
कुछ ही समय में जा सकते हो जिसमें आपको केवल सिर्फ पैसा देना रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट ये सबसे बड़ा रहता है। टारगेटिंग की बात करें तो जेनेरिक टारगेटिंग रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर का एक ट्रेनिंग बेचता हूँ, तो जो मेरा पेज है उस पर कोई भी आ सकता है। उस पर कोई व्यक्ति जिसको कंप्यूटर का इंटरेस्ट है वो भी आ सकता है, और कंप्यूटर का इंटरेस्ट नहीं है वो भी आ सकता है, तो मेरे पेज को देख सकता है। छोटा जो बच्चा है वो भी आ सकता है, और बड़ा कोई व्यक्ति वो भी आ सकता है। लेकिन अगर बात करें हम पेड डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आज के समय में फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स देते हैं, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के बेस पे इन बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाते हुए उन लोगों तक डायरेक्ट जा सकते हो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मान लीजिए मैं एक कोर्स बेचता हूँ, इसी की बात कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचता हूँ। तो मैं इस कोर्स को कहाँ पे लेके जाना, उन लोगों के पास लेके जाना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, जो व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है अपने छोटे या बड़े बिजनेस के लिए। तो इस समय मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। मुझे सबको अपना ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हैं या इंटरेस्टेड हैं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचा सकता हूं। इसीलिए प्रीसाइज टारगेटिंग रहता है। आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो थोड़ा सा ये अलग बेनिफिट रहता है, क्योंकि देखिए जब आपकी पेज है, नॉर्मल पेज है, उस पर 50 लोग आएंगे, उसमें हो सकता है आपके कार्यक्षमता वाले या आपकी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हुए केवल 5 लोग आए 50 में से। लेकिन जब आप प्रिसाइज टारगेटिंग करते हो तो 50 में से कम ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% लोग जो हैं वो आपके एरिया से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहता है टारगेटिंग में पेड डिजिटल मार्केटिंग का। एग्जाम्पल्स की बात करें फ्री डिजिटल मार्केटिंग में, देखिए आपको SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप जो कीवर्ड लिखते हैं, सर्च करते हैं, उसके आधार पे आप अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, हर रोज़ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नई नई जानकारी लोगों तक लेके जा रहे हैं, उसके लिए आप सोशल पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया इमेज बना दिया, कोई नया वीडियो बना दिया, कोई नया टेक्सटुअल आर्टिकल या ब्लॉग लिख दिया और अपनी बात जो है सामने वालों के पास शेयर की। लेकिन पेड डिजिटल मार्केटिंग में आप एड्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें गूगल, फेसबुक या कोई थर्ड पार्टी टूल्स या पार्टनरशिप्स के साथ आप अपनी एड्स को या अपने प्रोडक्ट को पेड डिजिटल मार्केटिंग के साथ सामने वाले के पास लेके जा सकते हो। मैं आपको बता दूं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि बात किसी भी प्रोडक्ट की हो या किसी भी सर्विस को हो, बात फ्री डिजिटल मार्केटिंग की हो या पेड डिजिटल मार्केटिंग हो, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको अपनी जो बात रहती है वो इमेज, वीडियो, ऑडियो, किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में, किसी ब्लॉग फॉर्मेट में, इन्हीं माध्यम के साथ ही आपको अपनी बात रखनी होती है सामने वाले के पास। अब चाहे फ्री डिजिटल मार्केटिंग करें या पेड डिजिटल मार्केटिंग करें, दोनों तरफ एक जैसी ही बात रहती है। तो आने वाले सेशंस में हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी इमेजेस को फ्री में और पेड दोनों वर्जन्स में प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम कैनवा, ChatGPT इत्यादि टूल्स का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत। पिछले सेशन में हमने फ्री और पेड डिजिटल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखा था। इस सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जगह हम लोग अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग को कर सकते हैं। इन सब चैप्टर्स को समझाने का मतलब ये है कि एक बार हम ब्रीफ में सारी की सारी जानकारी लेते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से माध्यम हैं। शुरुआत में अगर हम लोग समय के साथ जाना चाहते हैं, समय डिवोट करना चाहते हैं और पैसा डिवोट नहीं करना चाहते, तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा अच्छा माध्यम है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने का। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंस डिजिटली बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आज के समय में, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं जिसके साथ आप अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका प्रयोग आप करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बड़ी आसानी से अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं या आपके साथ जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचा सकते हो। मैंने कई छोटे छोटे बिजनेस बड़े बनते देखे हैं जिसमें वे लोग अपनी नॉर्मल प्रोसेस को केवल सोशल मीडिया के साथ जोड़ के, अपनी जानकारी को, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सोशल मीडिया के साथ जोड़कर एक बड़े बड़े ब्रांड के रूप में उभरे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फेसबुक है। फेसबुक जिसमें आप पोस्ट करते हैं और जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं।
हालांकि दो चीज़ें रहती हैं फेसबुक में, एक आपका पर्सनल प्रोफाइल और एक बिजनेस का पेज। हम अभी इस प्रोसेस में बिजनेस पेज की बात कर रहे हैं। बिजनेस पेज से आप अपनी जानकारी को अपने फॉलोअर्स तक ले जाते हैं। तो जितने भी लोग आपके बिजनेस पेज में जुड़ रहते हैं उन सबको आप अपनी जानकारी देते रहते हो। इसमें आप टेक्सचुअल पोस्ट को डाल सकते हो, यानी कि लिख के कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, आप इमेज डाल सकते हो, आप वीडियो डाल सकते हो। फेसबुक का ही एक दूसरा प्रोसेस साथ में जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम। ये दोनों प्रोडक्ट मेटा कंपनी के हैं। तो इंस्टाग्राम जो है आपका, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट या प्रोसेस को या अपनी सर्विस को वीडियो के रूप में, स्टोरी के रूप में आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से लिंक्डइन है, टिकटॉक हालांकि इंडिया में अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन आप बाहर वाले देशों में जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ पे आप अपनी जो शॉर्ट्स हैं बना के, छोटी छोटी वीडियोस बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। पिंटरेस्ट है जहाँ आप अपनी पिक्चर्स को डाल सकते हैं और अकाउंट बनाकर वहाँ अपनी ग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म है जो कि एक तरह से बड़ा बेहतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं। आप ट्विटर के रूप में इसको पहले जाना जाता था, अब आज की डेट में इसका नाम एक्स है। तो यहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो आपको करना ये रहता है कि आपने कोई इमेज या कोई वीडियो बनाया या आपने कोई टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्लॉग लिखा और उसको आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे डाला। जहाँ जहाँ जो उनसे फॉलोअर्स या यूज़र्स आपके साथ जुड़े हैं वो आपके साथ वहाँ से उसे देख सकते हैं, वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या टेक्सचुअल रूप में वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं वहाँ से। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, ब्लॉग्स, मीडियम्स, कोरा, रेडिट, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। आर्टिकल्स का मतलब ये है कि एक तरह से टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना कोर्स बेचता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं MS ऑफिस का कोर्स बेचता हूँ, तो अब मुझे उस MS ऑफिस कोर्स के लिए एक ब्लॉग लिख लेता हूँ जिसमें मैं उन सभी फीचर्स को डिफाइन कर दूंगा। अब जब भी कोई व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा तो उसे अगर वैसे वर्ड्स कुछ मैच मिलेंगे तो हो सकता है मेरा वहाँ पे व्लॉग या ब्लॉग मेरा वहाँ सामने आ जाए और वहाँ पे वो उसको पढ़ते हुए मेरे प्रोडक्ट तक या मेरी वेबसाइट तक आ जाए। इसमें कोरा है, मीडियम है, रेडिट है, ये सभी प्लेटफॉर्म्स लगभग सेम तरह का काम करते हैं। कोरा के अंतर्गत आपके पास काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आंसर देते रहते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन फॉर्मेट में रख सकते हैं कि मेरा कौन सा कोर्स बेहतर है, तो सामने वाला आपको उसका आंसर देगा। लेकिन जैसे ही गूगल पे सर्च किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कंटेंट मार्केटिंग के इस टूल की वजह से आपके पास विजिटिंग बढ़ जाएगी। अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो उसका लिंक लगा दे, अगर आपने फेसबुक पेज बना रखा है तो उसका लिंक लगा दें। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपके पास जो गूगल रहता है वहाँ पे लोग सर्च करके आपके पास आते हैं आपकी वेबसाइट पे। तो अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करें, कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे ब्लॉग्स लिखें, तो जब गूगल पे कुछ सर्च करेगा, मान लीजिए बेस्ट LMS कोर्स या बेस्ट MS ऑफिस कोर्स, तो या बेस्ट MS ऑफिस ट्रेनिंग, तो ऐसे प्रोसेस में अगर हमारी वेबसाइट वहाँ क्लिक कर जाती है तो हमें यूज़र्स मिल जाएगा और इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगा, क्योंकि गूगल पे सर्च करते हुए हमने वहाँ पे कुछ पे नहीं किया है। हमने केवल क्या किया है, अपने व्लॉग्स या ब्लॉग्स में हमने उन वर्ड्स का यूज़ किया है जिसके आधार पे यूज़र सर्च कर सकता है। इसी को ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद है ईमेल है। फ्री डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग जो कि फ्री टूल्स के साथ जैसे मेलचिम्प, ज़ोहो या कैंपेन्स के साथ अवेलेबल रहती है। ये ध्यान रखिएगा, एक लिमिट तक ये फ्री रहती है, उसके पश्चात मेलचिम्प जैसे टूल्स उसके लिए चार्ज लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी ईमेल्स वो फ्री आपको देते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग में होता क्या है, आप जो लोग ईमेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास सब्सक्राइब कर चुके होते हैं उनको आप मेल भेज सकते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक फ्री ई बुक लगा दी अपने वेबसाइट पे, तो काफ़ी सारे लोगों को वो पसंद आई, लेकिन उस ई बुक को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना मेल आईडी डालना होता है। अब जब वो मेल आईडी डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एक लिस्टिंग तैयार हो जाती है। तो एक तरह से आपने 100 लोगों की लिस्टिंग तैयार कर ली। अब उसको मेलचिम्प टूल के साथ आपने ऑर्गेनाइज वे में अपना एक टेम्पलेट तैयार किया मेल का कि भाई हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज हैं। और कहीं जैसे मान लो मैंने अपने कोर्स के बारे में बता दिया, MS ऑफिस या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब होगा कि मेलचिम्प के द्वारा हम अपनी ईमेल मार्केटिंग को शूट कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी मेल्स उन लोगों के पास चली जाएंगी जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के लिए ऑप्ट इन किया था या हमारी ई फ्री बुक को डाउनलोड किया था। तो आप ये भी समझें कि जब कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको हर तरह से मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बनना शुरू हो रहा है। तो इस वजह से जब ईमेल जाती है व्यक्ति के पास, वो ईमेल खोलता है, वहाँ पे आपकी वेबसाइट्स के लिंक्स या प्रोडक्ट प्रमोशन रहती है,
तो उसको और विश्वास रहता है और कहीं ना कहीं आपकी मार्केटिंग बड़े अच्छे बेहतर तरीके से होती है। वीडियो मार्केटिंग बड़ा अच्छा टूल है जिसके साथ आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। देखिए, वीडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें देखना होता है यूज़र को। अब जब वो देखना होता है तो वो एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में उसको देखता है। आप अपने जो यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, इंस्टा की रील बनाते हैं या टिकटॉक के लिए कोई वीडियो बनाते हैं, तो उनमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस की। यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक पे वीडियो देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले लोग आज के समय में हो सकता है कम हो। गूगल माई बिजनेस, आप अपनी वेबसाइट में या अपने बिजनेस को गूगल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप गूगल के साथ रजिस्टर करते हैं तो जब भी कोई आपके आसपास के एरिया के व्यक्ति आपकी जिस चीज़ में आप डील करते हैं अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा होता है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस आपके पास वहाँ गूगल पे पहले दिखाया जाता है या पहले कुछ रिजल्ट्स में आपका बिजनेस दिखाया जाता है। आप उसमें रिव्यूज़ और रैंकिंग के साथ उसको बेहतर भी कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो आसपास के एरिया के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स को गूगल आपके यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट मोमोज इन अम्बाला, तो ऐसे प्रोसेस में, या बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन अम्बाला, तो ऐसे प्रोसेस में गूगल क्या करेगा, उन सभी बिजनेस को सर्च करेगा जिन्होंने अपने आप को गूगल के साथ रजिस्टर किया हुआ है और उनकी एक लिस्ट बना के आपके सामने शो करेगा एज अ यूज़र जो आपको दिखाई देनी है। तो इस तरह से गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करके आपको बेनिफिट मिलता है। ये सभी टूल्स जितने भी मैं बता रहा हूँ सबके सब फ्री हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में आप एक ग्रुप बना सकते हैं। वो फेसबुक का ग्रुप हो सकता है, लिंक्डइन का हो सकता है, रेडिट का हो सकता है। अब ग्रुप्स पहले से बने बनाए होते हैं, उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज़, अब तो व्हाट्सएप ने भी कम्युनिटीज़ फीचर दे दिया है, अब व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। तो इस तरह की कम्युनिटीज़ के साथ आप अपने प्रोडक्ट को बिना कोई पैसा खर्च किए दूसरे लोगों को बता सकते हैं। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स में आप जो क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं या क्रॉस प्रमोशंस हैं, जैसे कोई सिंगर आपके पास आ गया या आप किसी सिंगर के पास चले गए, आपने अपनी फ्लैक्स लगा ली वहाँ पे या कुछ अपना उसको बोल दिया भी अपना इवेंट में आपके प्रोडक्ट का नाम अनाउंस कर दिया, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स में। आपकी फील्ड से जुड़े हुए लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई कोर्स बेचता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ खान सर का, तो वो बहुत सारी जो कंपटिशनल सीरीज़ हैं वो बनाते हैं। मान लीजिए अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि ठीक है आप मेरे कंप्यूटर प्रोडक्ट का आप प्रमोशन कर दें, और अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मेरे वाले प्रोसेस में लगता है। उनके बहुत सारा रीच बहुत बड़ी है, उनके पास यूट्यूब फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे प्रोसेस में मुझे उन फॉलोअर्स का बेनिफिट मिलता है। इसको हम क्रॉस प्रमोशंस या पार्टनरशिप्स कहते हैं। कस्टमर रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स, आप अगर अपनी वेबसाइट को या अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेके आए हैं या अपने पेज को, तो आप कस्टमर रिव्यूज़ को ज़रूर डलवाएं, कस्टमर्स को बेनिफिट दें उसके लिए, कुछ भी इस तरह के रिव्यूज़ देने के लिए, जैसे कुछ अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दें, कुछ प्राइजेज़ वहाँ डिफ़ाइन कर दें जिससे कि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट सर्विस के लिए रिव्यू ज़रूर दे, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। फ्री वेबिनार्स और वर्कशॉप्स, आज की डेट में सबसे एक बेहतर तरीका है फ्री वेबिनार्स। आप काफ़ी सारे लोगों को बताते हैं कि ठीक है आप हमारा प्रोडक्ट लेने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लें। इसके लिए वो एक 2 वे इंटरेक्शन में लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। उसके लिए आप जूम, गूगल मीट, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट टीम, इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। इन सभी की जानकारी हम आने वाले समय में मिलेंगे। तो वेबिनार्स के साथ या वर्कशॉप्स के साथ आपका जो यूज़र रहता है वो ज़्यादा कनेक्ट होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है और आप उसको डायरेक्ट आंसर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास बढ़ रहा है और उसको क्लियर हो रही है चीज़। और अगर आप अपनी बात समझाने में कामयाब रहते हो तो इससे बेहतर डिजिटल मार्केटिंग नहीं रहती है। इंडियन यूज़र्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में बड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं, जैसे जस्ट डायल, ओलेक्स, ग्रोटल। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप अपने दुकान की, अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की जानकारी दे देते हो, तो कहीं ना कहीं इंडियन यूज़र जब सर्च कर रहा होता है तो उसके सामने काफ़ी सारे रिजल्ट्स इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आ रहे होते हैं। आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है क्योंकि जस्ट डायल जैसे प्लेटफॉर्म्स आपकी वेबसाइट, नंबर इत्यादि की पूरी जानकारी वहाँ डिस्प्ले करते हैं और काफ़ी सारे लोगों तक वो रीच रहती है। तो ये हमने जो देखा है अभी तक, ये बात की है हमने फ्री डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में, जिसमें हम कोई पैसा तो नहीं लगाते लेकिन समय ज़रूर लगाते हैं। प्रैक्टिकल प्रोसेस में आ जाएंगे तो देखेंगे किस तरह से हम अपनी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। शुरुआती बिजनेस दौर में आप फ्री डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट भी कमाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन को, रीच को बहुत दूर तक बढ़ाएं। फिर उसके लिए हमें पेड डिजिटल मार्केटिंग टूल्स की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट सेशन में हम उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स,
डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब हम बात कर रहे थे फ्री मार्केटिंग टूल की, तो उसमें अलग तरह का तरीका रहता है जिसमें आप अपनी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या आपका जो कंटेंट है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, उसको आप ऑर्गेनिक रीच तक लेके जाना चाहते हो। जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक लेके जाना चाहते हो। लेकिन हमारे पास जो एक और बेहतर तरीका है, पेड डिजिटल मार्केटिंग मेथड, जिसके लिए हम पूरे कोर्स में जानकारी लेंगे आने वाले इस पूरे सेशंस में। तो हम पेड डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं जो पेड ऑप्शन में चलते हैं। अब पेड क्यों, फ्री है तो पेड क्यों? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। जब आप कोई एग्जाम्पल के लिए शॉप खोल लेते हैं तो अब उस शॉप में काफ़ी सारे लोग आएंगे। कुछ ऐसे आएंगे जिन्हें प्रोडक्ट चाहिए, कुछ ऐसे आएंगे जो पूछने आएंगे, कुछ आएंगे जो सिर्फ इंटरेस्ट दिखा के चले जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, जब हम अपनी मार्केट कर रहे हैं, मान लो आप थोड़ा सा अपनी दुकान की मार्केट कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर मार्केटिंग से लोग सहमत हैं और उनको समझ आ रही है, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वो लोग आएँ जो परचेज़ करना चाहते हैं। ये एक मार्केटिंग का सिंपल सा तरीका है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप फ्री ऑर्गेनिक रीच बना सकते हो, बड़ा बेनिफिट रहता है उसका, क्योंकि वो जेन्युइन आपके फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन जब आप पेड की बात करते हो तो आज की डेट में फेसबुक और गूगल के पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप अपनी मनचाही ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब इसको एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। मैंने एक कोर्स बेचना है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, या मान लीजिए एमएस ऑफिस का कोर्स बेचना है। मुझे किसको बेचना है ये, तो मुझे बस इसकी जानकारी, मुझे बस अपना एक ऑडियंस डिफाइन करना है, मुझे किसको बेचना है। जैसे कि स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको टारगेट करना है, जो आईटी लाइन से है उनको टारगेट करना है, जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कुछ कंप्यूटर का सीखना चाहते हैं उनको टारगेट करना है। ये मेरी ऑडियंस है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे मेथड देंगे। फेसबुक अलग तरह का तरीका देगा और गूगल अलग तरह का तरीका देगा। इन सब चीज़ों के बारे में हालांकि हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो पेड डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं, तरीके हैं, उनकी जानकारी सेशन में। सबसे पहले आता है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। अब इसको पे टू अपीयर ऑन टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि गूगल पे जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति, जब कोई यूज़र सर्च करे कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो आप कुछ कीवर्ड्स को परचेज करके रख लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बेस्ट एमएस ऑफिस कोर्स इन हिंदी। अब बेस्ट एक कीवर्ड है, कोर्स दूसरा कीवर्ड है, इन तीसरा है, एमएस ऑफिस चौथा और पांचवा, और छठा इन हिंदी सातवां। ये टोटल मेरे पास 7 वर्ड्स हैं जो टोटल आपके पास रहेंगे। अब हालांकि ये बड़ी लंबी लाइन है, छोटे वर्ड्स पे ही पैसा लगाने का फ़ायदा भी रहता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लेकिन इस तरह के कीवर्ड्स को आप पहले से डिसाइड कर सकते हो और गूगल को बता सकते हो भी अगर इस तरह का कुछ सर्च किया जाए तो मेरी ऐड दिखाना। इसको हम पीपीसी कहते हैं, प्रैक्टिकल टर्म में से पे पर क्लिक कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा है और जब वो क्लिक करेगा आपके रिजल्ट्स पे आएगा तो आपको पैसे देना है, तो इसलिए इसे पे पर क्लिक भी कहा जाता है। गूगल एड्स, बिंग एड्स, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, गूगल जो कि गूगल वालों का ब्राउज़र है, वहाँ पे मोस्टली इस तरह के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स के लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम उसे पे पर क्लिक कहते हैं। जैसे ही कोई टाइप करेगा और कीवर्ड्स आपके ही कीवर्ड से मैच करते हैं तो वहाँ पे आपकी ऐड दिखाई जाएगी। इसको हम लोग सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, पीपीसी के साथ। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। आप अपनी पोस्ट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इन सबको आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक इस तरह का माध्यम देता है, इंस्टा ऐसा माध्यम देता है जिसमें पहले से उनके पास बहुत सारी ऑडियंस है। बस आपको अपनी ऐड के बारे में बताना है, क्या ऐड है और किन लोगों को दिखानी है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपने एक पोस्ट बनाई अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे वही मेरा एमएस ऑफिस का एक मान लीजिए ट्यूटोरियल है, तो उसका मैं एक पोस्ट बना लेता हूँ कि मेरे एमएस ऑफिस के कोर्स में कौन से फीचर्स हैं, या मैं एक डेमो वीडियो बना लेता हूँ। कैरोसेल ऐड का मतलब होता है कि बहुत सारी इमेजेस या वीडियोस को मिक्स करके एक ऐड बनाई जाए। तो एक तरह से कार्ड्स आते रहते हैं उसमें, जिसमें एक कार्ड एक इमेज या वीडियो को रिप्रेजेंट करता है, तो 8-10 कार्ड के साथ वो कैरोसेल ऐड तैयार हो जाती है। अब मान लीजिए मेरे पास 10 कोर्स हैं, ऑफिस है, जावा है, C++ है, स्पोकन इंग्लिश, इस तरह के कोर्सेज को मैं कार्ड्स बना के रख सकता हूँ और स्क्रॉल करते हुए उन ऐड को देखा जा सकता है। ऐसी ऐड को कैरोसेल ऐड कहते हैं। इसमें फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट इस तरह से कुछ काम करते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। आप वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में गूगल टूल्स के द्वारा अपनी ऐड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वेबसाइट और एप्लीकेशन तो किसी और की है, लेकिन उन्होंने गूगल एडसेंस वेबसाइट के लिए और गूगल एडमॉब मोबाइल के लिए यूज़ किया होता है। अब यहाँ पे अगर आपकी बैनर है या वीडियो ऐड है तो गूगल उस ऐड को उन लोगों की वेबसाइट पे डाल देता है जिनके पास ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मान लीजिए आज तक की वेबसाइट है, आज तक एक न्यूज़ चैनल है इंडिया में,
तो आज तक की वेबसाइट है, तो वहाँ गूगल का मान लीजिए एडसेंस लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग आज तक की वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ने आते हैं। अब गूगल एडसेंस ये देखता है कि कौन सा कस्टमर इसको कौन सी ऐड दिखानी है, कौन सा विजिटर कौन से आईपी से आया है, कौन से एरिया से है, उससे रिलेटेड एड्स वो उनको दिखा देता है। तो इस तरह से गूगल जो है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो ये तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें गूगल एडसेंस और गूगल एडमॉब का यूज़ किया जाता है। एडसेंस वेबसाइट्स के लिए होता है और एडमॉब जो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होता है। इसके बाद अगला जो तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग है। अब इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब, ये सबसे बेहतर तरीका आज की डेट में। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप सामने वाले को कहते हो कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करो, कुछ आएगा तो आप और हम लोग शेयर कर लेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उनको कोई पैसा लगाना पड़ रहा है ना आपको लगाना पड़ रहा है, दोनों में विन विन सिचुएशन है। अगर ये चीज़ चल जाएगी तो आपको पैसा मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। अब एग्जांपल, मेरा कोई MS ऑफिस का कोर्स है और मैं फ्रीलांसर्स को बोलता हूँ कि ठीक है आप इसको बेचो और आप 30% आप रख लो, बाकी मुझे दे दो वापस, कुछ इस तरह का कुछ प्रोसेस बना के। तो अब वो लोग क्या करेंगे, मेरा एफिलिएट लिंक उठाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक या बाकी जगह पे पेस्ट करना शुरू करेंगे। जब कोई व्यक्ति उस लिंक से कुछ परचेज करेगा तो अब वो पैसा दो लोगों में बढ़ जाएगा, एक जिसने लिंक बनाया था और एक जिसका प्रोडक्ट है, यानी कि मेरा और 3 पार्ट में व्यक्ति जुड़ा जिसने मेरे एफिलिएट लिंक लगाया। तो दोनों साइड पे ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए टूल्स भी आते हैं बने बनाए, बट आप डायरेक्ट प्रोसेस में भी आ सकते हो इसमें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, काफ़ी सारे लोग बड़े मशहूर हो जाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। तो आप उनको कोलैबोरेट करके उनके साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे बात करो, आपका वो प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, उसके लिए वो चार्ज कर लेंगे। आपको आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट के लिए पे करना पड़ता है। इसके लिए कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं जो आपसे पेमेंट ले लेती हैं और आपके बिहाफ पे आगे बेहतर इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ी रहती हैं या मीडिया चैनल से जुड़ी रहती हैं, और वो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपके प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसको, या उससे रिलेटेड पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आगे फर्दर अपने जुड़े हुए चैनल में प्रमोट कर देती है। इसको स्पॉन्सर्ड कंटेंट कहते हैं। रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग एड्स, देखिए काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो आपके पास पहले से आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, आपके पास वो जानकारी ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को आप रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग के द्वारा फिर से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि गूगल और फेसबुक इनका डेटा अपने पास रखते हैं। जैसे फेसबुक का एक टूल आता है फेसबुक पिक्सल के साथ। फेसबुक पिक्सल उन लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव करता रहता है जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। इसके लिए वो फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए पहले से, अदरवाइज़ नहीं वो कुछ कर पाएगा। तो आपके पास वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता रहता है उन लोगों का जो वहाँ आपके पास साइट पे आए हैं। तो ऐसे में आप जब बोलते हो कि ठीक है अब मेरा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कोई ऑफर है, तो मुझे केवल उन्हीं लोगों को दिखाना है जो पहले से मेरी साइट पे आए थे, तो आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग ऐड का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पेड ईमेल मार्केटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेलचिम्प और HubSpot जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑनलाइन आपको मेल भेजने की सुविधा देते हैं। तो उन्होंने पहले ही से बड़ा अच्छे सिस्टम बना रखे हैं। एक प्लगइन है, आप अपनी वेबसाइट में डाल लो, जो भी आदमी मेल डालता रहेगा वो सारा डेटा आपका मेलचिम्प के थ्रू सेव होता रहेगा, एक लिस्ट बन जाएगी, आप उस लिस्ट को यूज़ करो और मेल कर दो। इसमें काफ़ी चीज़ें वो फ्री देते हैं, लेकिन जब आपका मेल ज़्यादा होती हैं तो फिर उसके लिए वो चार्ज कर लेते हैं। तो अच्छा ऑप्शन रहता है ईमेल मार्केटिंग। ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और एटसी पे रहते हैं। अब इंडिया की बात करें तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल लेते हो तो इनका कुछ एल्गो इस तरह का रहता है कि आपका प्रोडक्ट दिखाई देता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊपर आएगा या कैटेगरी में ऊपर दिखाई देगा। इसके लिए वो लोग थोड़ा सा चार्ज लेते हैं आपसे, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, और एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस के साथ आपके प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ यानी कि प्रमोशन में दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल सी बात है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोबाइल जो है वो लाखों कंपनियां बेच रही हैं इंडिया में, लेकिन अभी सारी की सारी अमेज़ॉन पे मान लो रजिस्टर्ड होगी, आपका प्रोडक्ट ऊपर है, उन लाखों में से कैसे आएगा? आप ऐड दे दो, वो आप ऐड के लिए चार्ज करेगा अमेज़ॉन और आपका प्रोडक्ट ऊपर की तरफ दिखा देगा। तो ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग अच्छा माध्यम है। वीडियो एडवर्टाइजमेंट है, आप स्किपेबल ऐड चला सकते हो यूट्यूब पे, वीमियो पे, या पूरी की पूरी ऐड चला सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, तो वीडियो ऐड चला के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपनी मार्केटिंग का। इसके लिए लेकिन फिर से चार्ज देना पड़ेगा। ऐप मार्केटिंग, अब जैसे गूगल का मैंने पहले से बताया कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम ही गूगल के पास है, तो कहीं ना कहीं गूगल ऐप कैंपेन्स के साथ भी, और या एप्पल जो सर्च एड्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एप्पल अलग प्रोडक्ट है एप्पल कंपनी का, गूगल का अपना प्रोसेस आता है, गूगल ऐप कैंपेन्स के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो।
जियो फेंसिंग एंड लोकेशन बेस्ड एड्स, ये वो ऐड रहती हैं जो जियो फेंसिंग और लोकेशन बेस्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं अम्बाला में हूँ, तो अम्बाला जो है वो 50-60 किलोमीटर के अंदर जो है पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। अब ऐसे प्रोसेस में आप जियो फेंसिंग और लोकेशन सेटअप कर सकते हो कि जो ऐड मैं चला रहा हूँ वो कहाँ दिखाई जाए। अब हरियाणा के अंदर अम्बाला है, क्या मैं पूरे हरियाणा को टारगेट कर रहा हूँ, या हरियाणा इंडिया के अंदर है तो क्या मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, या सिर्फ अम्बाला की ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहता हूँ। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस कौन सी है, और फिर मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको टारगेट करना है। तो जियो लोकेशंस हम सेटअप करके, जियो फेंसिंग यानी कि एक बॉर्डर सेटअप करके हम उस एरिया तक ही ऐड अपनी पहुँचाते हैं, और फाइनली फिर उन्हीं लोगों के पास ऐड जाती है जो उस एरिया से रिलेटेड होते हैं। इस तरह के ऑप्शंस भी नए वाले टूल्स देते हैं। फिर से इसमें थोड़े से चार्जेस लगते हैं। तो ये मैंने आपको जो जानकारी दी है, ये उन टूल्स की जानकारी दी है जो पेड डिजिटल मार्केटिंग के साथ आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम फ्री और पेड दोनों तरह के डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।